देन आप क्या करेंगे, सिलेबस होने वाला है हमारा एंड आपको क्या करना चाहिए उसका थोड़ा बेसिक रिवीजन ले लेते हैं। यस, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, ठीक है। तो सिलेबस में क्या क्या होगा, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, बहुत बार हमने डिस्कस किया, बट स्टिल जो एनएलपी के बेसिक कंसेप्ट है, राइट, एनएलपी के फंडामेंटल जैसे टोकनाइजेशन, लेमेटाइजेशन, अगेन स्टीमिंग, ये जो भी बेसिक थिंग आपको प्री प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट एम्बेडिंग की जो मेथड्स होती है वो हम एनएलपी में कवर करेंगे, ठीक है। आफ्टर कवरिंग एनएलपी हम डीप लर्निंग में जाएंगे। डीप लर्निंग में हम सिर्फ एएनएन देखेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो क्या होते हैं, क्योंकि उसमें आपको वेट कैसे अपडेट हो रहे हैं, अगेन ग्रेडियंट डिसेंट कैसे वर्क होता है, ये हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जितने भी आर्किटेक्चर बिल्ड हुए हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है या फिर एलएलएम के जितने भी आर्किटेक्चर है, उन सब के पीछे यही ग्रेडियंट डिसेंट, यही वेट अपडेशन का मैकेनिज्म यूज हो रहा है, इसलिए हमें इसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम एनएलपी कवर करेंगे, देन डीप लर्निंग कवर करेंगे। आफ्टर दैट we'll move on to the डीप लर्निंग फॉर एनएलपी, जिसमें आरएनएन, एलएसटीएम एंड जीआरई, ठीक है, ये पार्ट कवर होगा। देन उसके बाद जो आपको चाहिए स्पेसिफिकली फॉर जेएनआई, दैट इज अटेंशन, देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये पार्ट हम कवर करेंगे जो कि स्पेसिफिकली रहेगा फॉर जनरेटिव एआई। देन आफ्टर दैट, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर कवर किया, वी विल मूव ऑन टू द मेन जेएनआई पार्ट, राइट। सो जेएनआई में क्या होगा, जो भी प्री ट्रेन्ड मॉडल है उसमें बर्ट मॉडल हो सकता है, जीपीटी हो सकते हैं, llama हो सकता है, बहुत कमर्शियल ओपन सोर्स मॉडल, उनके आर्किटेक्चर कैसे होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, कैसे उनका यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करना है, जिसमें लैंग चेन का यूज होगा, रैग बिल्ड होगा, देन फाइन ट्यूनिंग होगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी, ये सारी स्टेप्स हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द एजेंटिक एआई, ठीक है। तो एजेंटिक एआई का हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था, अगर आपको कुछ मींस आपने डेमो अटेंड नहीं किए हैं या फिर डेमो में कुछ समझ में नहीं आया था, डोंट वरी, क्योंकि ये सारी चीजें फिर से रिपीट होने वाली हैं, ठीक है। तो हम ट्रांसफॉर्मर के बाद जेएनआई एंड एजेंटिक एआई कवर करेंगे, ठीक है। आफ्टर कवरिंग एजेंटिक एआई, उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे हमें चाहिए क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज में अगर आपको एक भी सर्विस आती है, आपको या तो एडब्ल्यूएस के ऊपर फोकस करना है या फिर एजूर के ऊपर करना है, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं चाहिए आपको कि आपको दोनों भी आनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती है फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन एंड डिप्लॉइंग दोज एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे एडब्ल्यूएस में S3 हो गया, EC2 हो गया, अगेन फॉर टेक्सट्रैक्ट, बेडरॉक, एनएलपी के लिए एनएलपी कॉम्प्रिहेंड, ये सारी सर्विसेज एडब्ल्यूएस की होगी। देन सेम सर्विसेज जो एजूर में है, जैसे एजूर वीएम, देन एजूर के लिए ब्लॉक स्टोरेज है, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस है, ओपन एआई है, ठीक है, ये सारे क्लाउड के सर्विसेज हम यहाँ पे कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आफ्टर दैट, अभी करंटली आपको तो एज अ एआई इंजीनियर या फिर एज अ डेटा साइंटिस्ट डिप्लॉयमेंट तो नहीं चाहिए, टेक्निकली जो भी बड़ी कंपनी होती है वहां पे आपको डिप्लॉयमेंट नहीं चाहिए होता है, बट स्टिल सम स्मॉल केस या फिर मिड केस कंपनी में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा एटलीस्ट आपको डिप्लॉयमेंट का बेसिक तो पता हो, राइट। अगर आपने इंटरव्यू फेस किया होगा तो आपको आइडिया होगी, एटलीस्ट वो आपको इंफॉर्मेशन तो पूछेंगे कि एग्जैक्टली आपने डिप्लॉय कैसे किया था। तो डिप्लॉयमेंट के लिए फास्ट एपीआई का यूज करके आप एपीआई कैसे बिल्ड करेंगे, देन डॉकर भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, एंड फाइनली किस तरीके से होल एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी है आपके क्लास में सारी चीजें कवर होगी, मैं मतलब इन टॉपिक के लिए, ठीक है, एनएलपी के लिए, डीप लर्निंग के लिए आपको इसके बाहर का कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी करेंगे दैट विल बी सफिशियंट टू क्रैक अराउंड 20+ भी आपको इससे आराम से मिल जाएगा, बट इसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दो कैटेगरी में होंगे, एक स्किल अपग्रेडर्स जिनके पास ऑलरेडी जॉब है या फिर रिसेंटली जिनको जॉब मिली है, वो जस्ट अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए ज्वाइन हुए, राइट, मतलब उनको स्विच या फिर इंटरव्यू नहीं देना है, उनको सिंपली क्या करना है, डेली क्लास अटेंड करेंगे, इतना आप पढ़ेंगे, दैट इज सफिशिएंट, मींस आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जिनको जॉब स्विच करना है,
स्पेसिफिकली फॉर देम, आपको सबसे पहले आपकी करंट लेवल मेजर करनी है। करंट लेवल मीन्स आपको करंटली पाइथन का कितना नॉलेज है, ठीक है। देन मशीन लर्निंग का कितना नॉलेज है, देन जो भी ये चीजें इनका कितना नॉलेज है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आपका गैप समझ में आएगा। देन अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपका पैकेज है, ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड पैकेज मे बी आपका 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 या फिर 30+, सबके लिए आपका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड पैकेज होगा। तो आपको क्या करना है, तो आपकी करंट लेवल क्या है, आपको करंटली क्या क्या स्किल्स आती है एंड कौन से लेवल पे आती है। देन अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड पैकेज है उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, मतलब ये जो गैप है, राइट। तो आने वाले 2-3 मंथ्स में, एक्चुअली हमारा क्लास 4 मंथ्स तक चलेगा, बट आफ्टर 2.5 to 3 मंथ्स, ठीक है। जैसे 2.5 to 3 मंथ्स हो जाएगा, उसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कवर हो जाते हैं, इवन हम डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे। तो उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो राउंड फिगर 3 मंथ पकड़ लीजिए, ठीक है। सो अभी आपके पास 3 मंथ्स है, मतलब अभी फेब्रुवरी चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई, ठीक है। मई का स्टार्टिंग, तो 1 में टारगेट पकड़ के चलिए। 1 मई तक आपको क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों के लिए आप रेडी हो जानी चाहिए, जो भी आपका एक्सपेक्टेड पैकेज है उसके लिए, ठीक है। तो मे बी अभी आपको हो सकता है कि पाइथन का जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज हो, बट कोडिंग उतनी अच्छे से नहीं आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको कोडिंग भी आता है बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उतना हैंड्स ऑन नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी आपको लगता है, राइट। तो आपको खुद की करंट लेवल क्या है, देन जो एक्सपेक्टेड लेवल चाहिए, उसके लिए 3 मंथ्स का आपको एक रोड मैप बिल्ड करना है, ठीक है। आपको डेली क्या क्या, आपको डेली कितना आवर्स देने पड़ेंगे, देन उन आवर्स में आप डेली कितना प्रैक्टिस करेंगे, पाइथन का कितना करेंगे, ये जो क्लास में हो रहा है उसका कितना करेंगे, एंड बाकी की जो चीजें आपको करनी है उसका कितना करेंगे। तो ये आपको रोड मैप बनाना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप वो रोड मैप फॉलो करेंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। एंड उसमें आपको कुछ भी डाउट आता है, इवन आपको पाइथन में प्रॉब्लम आता है, मशीन लर्निंग में आता है, उसके लिए रिसोर्सेस वगैरह चाहिए, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको आपकी लेवल मेजर करनी है, मीन्स करंटली आपको कितना नॉलेज है एंड एक्सपेक्टेड पैकेज के लिए क्या चाहिए। तो जनरली हर किसी को ये चीजें तो करनी ही चाहिए। सो एक्स्ट्रा थिंग्स आपको क्या क्या लर्न करना पड़ेगा, मीन्स अगर आपको ऑलरेडी सबको आता ही होगा पाइथन, तो सबको आता ही है, राइट, क्योंकि इस क्लास के लिए प्री रिक्विजिट है पाइथन। तो बट स्टिल आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। पाइथन सबको आना ही चाहिए, तो क्या क्या पाइथन में आप कर सकते हैं। तो पाइथन का बेसिक तो सबको आता है, जैसे सिंटैक्स हो गया, राइट, पाइथन का सिंटैक्स कैसे वर्क करता है, जो भी पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन है ये सबको आना चाहिए, राइट। जैसे वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, अगेन क्या होता है, ऑपरेटर्स, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ये तो सबको आनी ही चाहिए। देन आफ्टर दैट जो आपके लूप होते हैं, जैसे इफ एल्स कंडीशंस हो गया, इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, अगेन क्या होता है, ये सब कुछ विथ, ठीक है। ये फंक्शन, लैम्बडा, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये जो भी आपके इनबिल्ट फंक्शन है, राइट। देन फंक्शंस में क्या क्या होता है वो भी दिखते हैं, जैसे उसके बाद आपको जो डेटा टाइप है उसमें लिस्ट लिस्ट या डिक्ट, टपल, ठीक है। अगेन क्या होता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, सेट, स्ट्रिंग, सेट नेट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो भी उसका डिटेल है, मतलब उसकी कुछ मेथड होते हैं, राइट, लिस्ट के कुछ मेथड है, स्ट्रिंग की कुछ स्पेसिफिक मेथड है, उनका एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये कैसे होता होगा, ठीक है। देन इफ एल्स, ये सब कुछ हो गया। आफ्टर दैट फंक्शन में जो भी रिटर्न वैल्यू कैसे करना है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, राइट। देन ये जो भी बेसिक चीज है। देन आफ्टर दैट आपको फाइल हैंडलिंग चाहिए। फाइल हैंडलिंग मीन्स फाइल को हम रीड कैसे करते हैं, राइट, विथ ओपन जो सिंटैक्स है, रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, ये सारी चीजें। देन आपके जो भी पैकेजेस है, पैकेजेस मतलब इंस्टॉल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। देन वर्चुअल इन्वायरमेंट,
वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, राइट, लिनक्स प्लस विंडोज दोनों के लिए देख लीजिए। देन उसके बाद ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में क्या होता है, आपने ट्राई, एग्रेस हैंडलिंग। यस, ट्राई ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ब्लॉक, यस, राइट। तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कैसे क्रिएट होता है, उसका कब यूज करना है, ये सारी चीजें, ये बेसिक थिंग्स है पाइथन का, ये आपको आना ही चाहिए एंड इसका आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इवन दो आपको आता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर्किंग है, राइट, तो उनको ये डेफिनेटली पता होगा, बट समटाइम्स क्या होता है, इवन दो आपको आता है बट इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए, बट उसके लिए आपको रिवीजन चाहिए होगा। एंड ये जो सारे डेटा टाइप है, इसके ऊपर कुछ मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, बट स्टिल फ्रॉम यूर साइड आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, चैट जीपीटी से कैसे क्वेश्चन लेना है, अगेन जब मैं एक्स्ट्रा नोट्स शेयर करूंगा उसमें आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, बट स्टिल ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद एडवांस टॉपिक में हम मूव करेंगे, दैट विल बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, क्लास, राइट, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, देन डेकोरेटर्स होते हैं, ठीक है। इनका एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ये इंटरव्यू में डेकोरेटर्स क्या होते हैं, उनका यूज आपने कब किया, ये पूछा जाए, ठीक सर है। इसमें ये इटरेटर और जनरेटर भी होते हैं ना? यस यस, दैट विल आल्सो बी हियर, तो वो भी लिख लेते हैं, इटरेटर एंड जनरेटर, यील्ड वगैरह कैसे यूज करना है, रिकर्सिव फंक्शन। ये सो हायर फंक्शन ऑर्डर फंक्शन। रिकर्सिव में, ठीक है, मीन्स आपको आइडिया आ जाएगा, राइट, इतना आता है मतलब क्या क्या आना चाहिए, और अगर ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने लिखा है तो क्या क्या आना चाहिए। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए पांडास, ठीक है, पांडास आना चाहिए। नमपाई का जस्ट बेसिक आता है, फ्यू फंक्शंस आपको पता है, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। देन उसके बाद एसकेएलएन का आपको पता होना चाहिए, मीन्स बेसिक चीजें। एसकेएलएन के बाद अगर आपको मैटप्लॉटलिब, ये इंपॉर्टेंट है नहीं बट स्टिल अगर आपको आता है मैटप्लॉटलिब, सीबॉट, यस, एंड सीबॉट, अगर ये आता है तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, बट ठीक है, इतनी लाइब्रेरी एटलीस्ट अगेन, ठीक है। एंड जो भी इनबिल्ट लाइब्रेरी है जैसे ओएस हो गया, इंपोर्ट ओएस करते हैं, देन डेट टाइम हो गया, देन और कौन सी है, ठीक है, ये जो भी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, अगेन टाइपिंग वगैरह क्या होता है वो तो हम देखने वाले, यस, रेजेक्स हम देखेंगे क्योंकि आगे हमें प्री प्रोसेसिंग करना है, तो रेजेक्स हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक लाइब्रेरीज है ये आपको आनी चाहिए, तो ये पाइथन का आपको सबको रिवाइज करना है। तो अभी आपको खुद को एनालाइज करना होगा कि इनमें से कितनी चीजें मुझे कॉन्फिडेंटली आती है, मैं कितनों में कोड लिख सकता हूँ या फिर कितनों का थियोरेटिकल आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान बनाना है फॉर पाइथन। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने ऊपर जो सिलेबस मेंशन किया है इसमें हम लोग कुछ सीआईसीडी का नहीं पढ़ेंगे क्या, जैसे नो जेनकिन या फिर? नो, क्योंकि वो होल डिप्लॉयमेंट की तरफ चला जाएगा एंड वी आर नॉट लर्निंग एमएलओप्स और डेवऑप्स, राइट। तो ये आपको नहीं आता है तो भी चल जाएगा, मतलब मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो सिंपली आप बोल सकते हैं क्योंकि आपका रोल इतना, अगर आपको आता है डॉकर आता है, फास्ट एपीआई आता है, एडब्ल्यूएस सर्विस आती है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। आप एज एआई इंजीनियर या फिर एज अ डेटा साइंटिस्ट अप्लाई करें, नॉट फॉर डिप्लॉयमेंट, इसीलिए सीआईसीडी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, ओके सर। ठीक है, ऑल राइट। सो ये सब कुछ पाइथन का हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। देन इवन ये क्लास को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मशीन लर्निंग नहीं आती है तो भी चल जाएगा, बट कुछ मशीन लर्निंग के टॉपिक्स है ये आपको आने ही चाहिए फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू में उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे हम मशीन लर्निंग के क्या क्या टाइप है, टाइप्स ऑफ एमएल, जिसमें सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, राइट, ये क्या होता है उसकी डेफिनेशन जैसे आपको बेसिक पता है, दैट विल बी सफिशिएंट। देन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। देन जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, देन उसके बाद वैलिडेशन क्या होता है, देन आफ्टर वैलिडेशन आपको जो मैट्रिक्स है,
कौन सी मैट्रिक्स है? KUC ROC Two curve. types. यस Regression, RMAC, MAC, MAE, and for the classification, accuracy, F1 score, then precision and recall. यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे रिग्रेशन के लिए लिखते हैं, रिग्रेशन के लिए R2 square, R square MS एमएससी, आरएमएससी, R2 स्क्वायर, ये सारी चीजें। देन क्लासिफिकेशन के लिए confusion matrix. एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, जो भी इसके रिलेटेड है, ये ओसी आर ओसी, अगेन कंफ्यूजन मैट्रिक, ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। देन बायस वेरिएंस, Overfitting, underfitting. यस बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है, एंड एग्जैक्टली बायस वेरिएंस क्या है, उसके साथ साथ ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। देन उसके साथ अगर आपको फीचर इंजीनियरिंग जो भी होते हैं उसका बेसिक रेगुलराइजेशन एक्चुअली ये भी चाहिए। जैसे इसमें L1 L2 क्या है वो आपको देखना है। देन ड्रॉप आउट या फिर बाकी की जो मेथड्स है वो हम देखेंगे। न्यूरल नेटवर्क के लिए कौन सी मेथड्स होती है। इलास्टिक नेट इसकी जरूरत नहीं है, बट Ridge and lasso. यस L1 L2 उसमें वो कवर हो जाएगा। देन Assemble technique. एनसेम्बल, राइट, तो वो एल्गोरिदम में लिखते हैं, तो आपको कौन से एल्गोरिदम आने चाहिए। यस रिसोर्सेस, जो हमारा मैंने ड्राइव कहा था, ड्राइव में आपको मैं और रिसोर्सेस शेयर कर दूंगा फॉर ऑल दिस थिंग्स, कि किस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, इफिशिएंटली कैसे लर्न कर सकते हैं। इवन कुछ चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स वगैरह भी है, उसमें आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम, जो बेसिक एल्गोरिदम है, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन डिसीजन ट्री, KNN, ठीक है। एसवीएम उतना क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट स्टिल सम टाइम बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। देन एनसेम्बल मेथड, एनसेम्बल में रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। Bagging, boosting. यस एनसेम्बल मेथड्स, उसमें रैंडम फॉरेस्ट, जो भी बैगिंग बूस्टिंग की जो भी एल्गोरिदम है, बैगिंग वर्सेस बूस्टिंग, ठीक है, XG बूस्ट, आइडा बूस्ट, ये भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। देन उसके बाद की मींस भी देख सकते हैं फॉर क्लस्टरिंग, ठीक है। सो ये बेसिक चीज आपको इतने एल्गोरिदम अगर आते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इवन उसमें भी जस्ट लीनियर, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, इतना करके जाएंगे, एनसेम्बल का बेसिक चीजें करेंगे, दैट विल बी आल्सो सफिशिएंट, ठीक है। ऑलवेज आपको मशीन लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही, ऐसे नहीं है, बट आने के चांसेस होते हैं, इसलिए अगर आप इतना प्रिपेयर करके जाएंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। सो आप उनको बोल सकते हैं फॉर लास्ट 2 years आप ओनली जेएनआई के ऊपर काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का उतना याद नहीं है, चल जाता है, बट उसके लिए कंडीशन है कि आपका जो भी जेएनआई है उसके आंसर प्रॉपरली होनी चाहिए, उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, इवन दो आपने इनका आंसर नहीं दिया तो भी चल जाएगा, बट पाइथन के लिए ऐसे नहीं है, पाइथन आपको आना ही चाहिए, एंड जो भी कोड वगैरह वो दे सकते हैं वो आपका रन होना चाहिए, ठीक है। सो इतना ये सबको करना है, एंड अगर आपने इतना किया, मतलब मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड देन जो भी हमने क्लास में कवर किया है, तो इतने से सबको अगर आप प्रॉपरली सारी चीजें करेंगे, 15 LPA का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। अबव थिंग्स ऐसे लिखते हैं, अबव थिंग्स आपको करना है, अबव थिंग्स मतलब ऐसे नहीं है कि सबको 15 LPA का ही मिलेगा। तो क्लास में क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने सबको बताई होती है लास्ट बैचेस के लिए, राइट। तो किसी को 9 LPA का भी मिला है, किसी को 10 LPA का भी मिला है, एंड किसी को 25 का भी मिला है, राइट। तो डिफरेंस क्या आता है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड देन कितने अच्छी तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करना कैसे, दैट विल आल्सो बी एक्सप्लेन, बट आपको ध्यान में रखना है कि इतने टॉपिक आपको करना है, एंड इवन आपके मॉक ग्रुप इस वीक में बन जाएंगे, राइट। अभी जैसे ही आपका ये सारी चीजें होती है, आपके मॉक ग्रुप बन जाएंगे, बट उससे पहले ही आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए।
तो आपको लगता है कि मैं पाइथन में कमजोर हूँ, तो पाइथन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम है, तो मशीन लर्निंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपको लगता है। एंड जो क्लास में हो रहा है उसे डेली रिवाइज करना है, ठीक है। देन ओनली इतना करेंगे। इवन आपको इसमें 15 एलपीए के लिए ये जो लास्ट वाली चीज है ये नहीं आती है, क्लाउड सर्विसेज, फास्ट एपीआई, डॉकर डिप्लॉयमेंट, तो भी चल जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन पूछेंगे एंड अगर आप बोलते हैं कि हमारे पास टीम वगैरह थी, ऐसा कुछ चल जाता है। ऐसे नहीं कि आपको आना ही चाहिए, बट कुछ चीजें मे भी आपको आगे यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने CNN कवर नहीं किया एंड हम नहीं करने वाले। तो अगर आपको डीप लर्निंग में CNN भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डीप लर्निंग में आपको एक्स्ट्रा क्या करना होगा, ओनली CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। बहुत रेयर चांसेस है कि आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल अगर आपको पता है दैट विल बी ग्रेट। देन आप वहां पे SQL प्लस MongoDB, इन दोनों में से दोनों डेटाबेस करेंगे तो भी चल जाएगा, बट एटलीस्ट SQL का तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो इवन आपने जस्ट क्या किया है, पाइथन जो क्लास में लिया है अप टू एजेंट किया है इतना, एंड देन मशीन लर्निंग का बेसिक, इतने से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए, ओनली JNAI एजेंटिक किया है, ठीक है। देन NLP, देन DL, देन ML, ठीक है। और कुछ है पाइथन। अगर आपको इतना आता है, इतना अगर आपने प्रॉपर लिया, दैट इज सफिशिएंट, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फॉर 15 LP, अप टू 15 LP आपको मिल जाएगा, बट उसमें JNAI एजेंटिक AI के प्रोजेक्ट एंड आपका जो सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में, आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% आपका सिलेक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर डिसाइड होगा। आपने प्रोजेक्ट क्या लगाया है एंड प्रोजेक्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। जस्ट क्या होता है, आई हैव सीन, इवन मैं जब मेरी कंपनी में इंटरव्यू लेता हूँ तो जस्ट बेसिक वे से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन होता है। ऐसे लगता है कि यूट्यूब से पढ़ के आ गए, राइट। यूट्यूब पे आगे क्या है, रैग वगैरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, इवन एजेंटिक वगैरह के भी, तो इजिली समझ में आता है कि आपने एक्चुअल में उसके ऊपर काम किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए आंसर कैसे करना है वो भी हम देखेंगे आगे जाके, बट आपका मोर देन 50% जो सिलेक्शन है, इट विल बी डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट्स। तो आप प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं एंड प्रोजेक्ट को आपने किस लेवल का प्रोजेक्ट किया है, राइट। जस्ट बेसिक पाई PDF यूज किया है या फिर रिकर्सिव यूज किया है तो नहीं चलेगा। उसके साथ साथ जो भी हमारी एडवांस मेथड है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो हम देखने ही वाले हैं, जो इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट होंगे वही प्रोजेक्ट लगाएंगे तो भी आपको चल जाएगा, बट मोर देन 50% आप बोल सकते हैं कि क्या होगा, इट विल डिपेंड ऑन यूर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना है। इवन जब हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा अराउंड मे बी इस मंथ के एंड में आप कंसिडर करेंगे। जैसे आपका ये RNA LSTM हो जाएगा तो हमारा एक फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा NLP के ऊपर, तो वहीं पे मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि आपको आइडिया आ जाएगी कि एग्जैक्टली कैसे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है। देन हमारा फर्स्ट जो आपका मॉक ग्रुप है, तो हर एक मॉक ग्रुप के साथ मैं कनेक्ट करूंगा फॉर डिस्कशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फेब एंड में क्या होना चाहिए, आपका कितना एक्सपीरियंस है, मे बी कंसिडर आपका 3+ एक्सपीरियंस है, तो आपके रिज्यूम में कितने प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, देन उन प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करना है, ये सारी चीजें डिसाइड होगी, ठीक है। देन हमारा सेकंड मीट होगा आफ्टर 1 मंथ, मे बी मार्च एंड में, ठीक है। तो वहां तक आपको जितने भी प्रोजेक्ट हमने बोले थे, आपने कंसिडर 4 प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम पे लगाना डिसाइड किया है, तो आपके वो 4 प्रोजेक्ट रेडी होने चाहिए, ठीक है। कैसे रेडी करना है, आई विल गाइड यू फॉर दैट, बट अभी फेब एंड तक आपको क्या करना है, जो क्लास में हो रहा है प्लस ये जो भी चीजें हैं, पाइथन, मशीन लर्निंग, ये फेब एंड तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फेब एंड में क्या होगा, मैं आपके मॉक ग्रुप के साथ कनेक्ट करूंगा और आपको प्रोजेक्ट के लिए गाइड करूंगा। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 इयर्स है तो क्या कितने प्रोजेक्ट लगाने हैं एंड कौन से प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रोजेक्ट के ऊपर आपका सारी चीजें डिसाइड होगी। तो 15 LPA के लिए इतना करेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। देन अप टू 20 लिखते हैं, ठीक है, अप टू 20 LPA। तो जैसे अभी आप थोड़ा सा हायर जा रहे हैं तो आपको क्लाउड सर्विस, एटलीस्ट एक क्लाउड सर्विस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।
मतलब ऐसे नहीं है कि डिटेल में आना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब आपको पता है S3 क्या होता है, आपको पता है EC2 क्या होता है, ठीक है, उनका यूज कैसे करना है, इवन दो आपने यूज नहीं किया है उतना एक्सटेंसिवली, जस्ट अगर आप मेंशन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में यूज किया था, आई एम फेमिलियर, यू आर नॉट एक्सपीरियंस, जस्ट फेमिलियर, तो भी क्या है, चल जाता है। बेसिक ऑफ क्लाउड सर्विसेज, जस्ट एक क्लाउड सर्विस आनी चाहिए, दोनों किसी को नहीं आती, मतलब दोनों आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको तो AWS आना चाहिए या फिर Azure। यस फैजान। सर ये दोनों में से कौन से इस पे फोकस करना चाहिए, AWS और अजूर? तो करंटली मार्केट में सबसे ज्यादा AWS चलता है, बट AI रिलेटेड थिंग से Azure में है, इसीलिए Azure भी अभी उतना ही हम बोल सकते हैं कि ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो जनरली AWS मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यूज होता है, बट बिकॉज ऑफ AI Azure का यूज हो रहा है, ठीक है। सर इस क्लास में तो हम दोनों पढ़ेंगे ना? यस दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक ऑफ क्लाउड सर्विसेज, फास्ट API, ठीक है। मतलब क्या होता है, आई हैव सीन बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज बहुत अच्छा है, राइट, नोटबुक में वो मशीन लर्निंग का मॉडल एकदम अच्छे से डेवलप करेंगे, बट नोटबुक से आपका काम नहीं चलता, नोटबुक को आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, राइट। आपकी जुपिटर नोटबुक, कोलैब नोटबुक है, उसे आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, उसके लिए आपके कोड को बैक एंड में आपको इंटीग्रेट करते आना चाहिए, तो उसके लिए फास्ट API, देन डॉकर, देन डिप्लॉयमेंट का बेसिक थिंग, ये भी आपको डिटेल में नहीं चाहिए, बट फास्ट API तो आपको आना ही चाहिए। देन उसके बाद एटलीस्ट यहाँ तक, यहाँ पे SQL भी लेते हैं, यहाँ पे आपको SQL आना ही चाहिए। देन इसमें SQL के साथ अगर आपको MongoDB भी आता है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा, मतलब पूछा नहीं जाएगा बट आता है, अगर आप एक्सप्लेन करते हैं दैट विल बी गुड, ठीक है। ऑल राइट, देन 25+ आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, 3+ ईयर्स। एंड यहाँ पे क्या है, जो चीजें आप बेसिक से चल रहा था, राइट, मतलब बेसिक ऑफ क्लाउड, बेसिक फास्ट API का तो आपको चाहिए, देन मे बी हो सकता है, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है। तो इन सारी चीजों के साथ अभी आपको एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है, मतलब आपने एक्सटेंसिवली AWS का यूज किया हो, आपने फास्ट API का यूज किया हो, डॉकर आपने खुद से डिप्लॉय किया हो, तो आपको एंड टू एंड नॉलेज होना चाहिए, मतलब वर्क भी नहीं किया होगा आपने, इवन सारी किसी भी कंपनी में आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, बट स्टिल आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट नॉलेज, कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, फ्रॉम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग टू डिप्लॉयमेंट, ये जो होल लाइफ साइकिल है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल लिखते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन जब आप 30+ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको इसके साथ सिस्टम डिजाइन की जो थिंग्स है, मतलब कैशिंग क्या होता है, उसके बाद स्केलेबल कैसे करना है, स्केलेबिलिटी, देन आपका जो एप्लीकेशन है उसे आप कैसे मल्टीपल यूजर को सर्व करेंगे, सो ये जो बेसिक कंसेप्ट होती है, मतलब डिटेल में सिस्टम डिजाइन नहीं, बट बेसिक ऑफ, ऐसे लिखते हैं बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है सर। हम्म। सर आपका ये जो कैशिंग स्केलेबिलिटी ये भी क्या आप पढ़ाएंगे? मतलब नॉलेज लेंगे बट उतने एक्सटेंसिवली नहीं, क्योंकि हमारे पास मतलब उतने यूजर्स वगैरह वाला एप्लीकेशन नहीं बिल्ड करेंगे, बट मैं आपको आइडिया दे दूंगा। ओके सर। हाँ, यस, क्लास में एंड टू एंड प्रोजेक्ट कवर होगा, सारे प्रोजेक्ट एंड टू एंड रहेंगे। सर फास्ट API भी लेने वाले हैं हम लोग? यस, फास्ट API भी लेंगे, ओके, ठीक है। तो आपका जो भी गोल है अभी, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि अभी आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो इवन हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या करना है, अगर आपको 30+ चाहिए तो सिस्टम डिजाइन के ऊपर अभी से फोकस करना स्टार्ट कर देना है, एंड बाकी की चीजें भी, राइट, मतलब हम जो पढ़ेंगे, हम फास्ट API का देखने वाले, डॉकर का भी देखने वाले, तो उसमें भी कुछ एडवांस टॉपिक है, ये भी आपको करने पड़ेंगे अगर आप 30+ चाहिए। तो हमें एज ए AI इंजीनियर जितना चाहिए वो तो हम देखने ही वाले हैं, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा और करते हैं, राइट, एक्स्ट्रा माइल जाके, दैट विल बी हेल्पफुल। यस शुभम? सर तो हम हमारे क्लास में ये भी कवर करने वाले क्या, स्केलेबिलिटी वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे? या डिस्कस करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, स्केलेबिलिटी का वगैरह, लोड बैलेंसर वगैरह हम इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे, बट डिस्कशन होगा।
और इसके रिलेटेड आप रिसोर्स भी प्रोवाइड करोगे ना? यस यस रिसर्च प्रोवाइड होगा, बट यहाँ तक सारी चीजें, मतलब यहाँ तक है ना, एंड टू एंड प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें कवर होगी। यहाँ पे इवन मंगोडीबी वगैरह नहीं देखेंगे हम, बट स्टिल बाकी सारी चीजें, क्लाउड सर्विसेज होगा, फास्ट एपीआई होगा, डॉकर डिप्लॉयमेंट होगा, एंड टू एंड प्रोजेक्ट होंगे, जेएनआई एजेंटिक एआई, एनएलपीटीएल होगा। ठीक है, एएमएल पाइथन एसक्यूएल ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सर तो क्या होने वाला है mostly एंड आपको क्या करना है ये clear है सबको? यू आर नॉट ऑडिबल उज्ज्वला, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? yes sir, I'm saying like mostly the product-based company is asking about the caching and basic system designing. यस So यस should we target few of the product-based company and according to that prepare? यस 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 कर सकते हैं, यस। सर एक और क्वेश्चन था इसके मेरा। लिए रिसोर्सेस आप शेयर करेंगे क्या? हाँ यस यस, बोलिए शुभम। इसके लिए मुझे एक और क्वेश्चन था। सो यूजुअली क्या होता है ना सर, मतलब मैंने इसके पहले डेटा साइंस का भी क्लास किया था, तो मैंने क्या इशू फेस किया कि मैं यहाँ पे तो अच्छे से बना रहा था प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ, पर जब एक्चुअल इंडस्ट्रीज में काम करने जाते हैं ना, तब एक्चुअल मॉड्यूलर कोडिंग और वो सब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वीएस कोड में, वो सब मतलब पता नहीं होने की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है वहाँ पे काम करते वक्त। राइट, डोंट वरी, वो हम देखेंगे। राइट, हम क्या होगा, नोटबुक में सारा कोड बिल्ड करेंगे, देन वीएस कोड में उसे कैसे लेके जाना है, .py फाइल में कैसे कोड लिखना है, राइट, वो देखेंगे। एपीआई क्रिएट करेंगे, डिप्लॉयमेंट तक, मतलब प्रोडक्शन ग्रेड कोड हम लिखेंगे जैसे कंपनी में होता है। सर मतलब फुल मॉड्यूलर कोड ही लिखेंगे ना? यस यस मॉड्यूलर, यस यस, एंड उसमें इसमें जाके सर जो शुभम ने जो बोला है अभी, वही सर प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। क्योंकि सर सपोज कोई बंदा ने एक प्रोग्राम किया है और मैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, तो फिर मैंने जो प्रोग्राम किया वो प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम में भी वो थोड़ा अपडेट होके चेंज हो सकता है, राइट? यस यस, उसमें सर बहुत दिक्कत हो जाता है। तो यस देखेंगे आप। एंड इवन क्या होता है, समटाइम्स आपको एग्जिस्टिंग कोड बेस दिया जाएगा, तो उसे अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं आप, थोड़ा बेसिक नॉलेज हम लेंगे वो। ठीक है, ओके सर। एंड देन गिट एंड गिटहब, जो मैंने मेंशन नहीं किया था, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, गिटहब का। ठीक है, सो ये सब कुछ क्लियर है। तो आपका अभी क्या करना है, आपको एक, जहां पे भी आपको नोट बनाने की आदत है, किसी को डिजिटल नोट बनाना अच्छा लगता है, किसी को फिजिकल नोट बनाना अच्छा लगता है, व्हाट एवर योर प्रेफरेंसेस, आपको नोट बनाना स्टार्ट कर देना है। उसमें आपका क्या पैकेज चाहिए आपको लिखिए रखिए। 15 LPA टारगेट है, 20 LPA टारगेट है, 20+ टारगेट है, 30+ टारगेट है। जो भी टारगेट है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका करंट लेवल, राइट, करंटली मुझे क्या क्या आता है, मुझे पाइथन कितना आता है, मशीन लर्निंग कितना आता है, एंड ये जो बाकी की थिंग्स है, क्या मुझे एसक्यूएल आता है, क्या मुझे गिटहब आता है, जो भी थिंग्स है। ठीक है, तो मेरा करंट नॉलेज एंड मेरा एक्सपेक्टेड पैकेज के लिए कितना नॉलेज चाहिए, तो ये जो गैप है, तो ये गैप किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, उसका आपको प्लान करना है। तो अराउंड 2 to 3 मंथ से आपके पास ये गैप फिल करने के लिए। तो अभी करंटली ये जो फेब का मंथ है उसमें आप पाइथन, मशीन लर्निंग एंड एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल इतना फोकस रखिए, देन बाकी की चीजें आफ्टर 1 मंथ प्रोजेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, यस क्षितिजा। सर एक्चुअली डेली का जो क्लास होता है उसको रिवाइज करने में मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा, मतलब हाफ एन आवर सफिशिएंट होगा। सॉरी, हाफ आवर 30 मिनट्स। ओके, क्योंकि हमें डेली रिवाइज करना होगा ना, तो डेली का क्लास प्लस वो बाकी की चीजें, तो फिर डेली के क्लास के लिए कितना टाइम लगेगा? डेली का क्लास रहेगा 1.5 आवर, 8 PM to 9:30 PM डेली क्लास रहेगा। हाँ नहीं सर, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। जो भी क्लास में हम पढ़ेंगे ना, तो उसको रिवाइज करने में हमको दूसरे दिन 4 आवर्स देने होंगे या 5 आवर्स? 30 मिनट सफिशिएंट है होल क्लास को रिवाइज करने के लिए। बट आप क्लास में एक्टिवली प्रेजेंट है तो, राइट, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सामने क्लास चल रहा है आप मोबाइल चला रहे हैं या फिर कुछ और हो रहा है। ऐसे होगा तो इवन आप 3-4 घंटे देंगे तो भी नहीं होगा। आप क्लास में एक्टिवली सारी चीजें लिसन कर रहे हैं, बाद में दूसरे दिन या फिर सेम दिन इवन जस्ट 30 मिनट्स देते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। इवन जैसे जो भी हमने आज पढ़ा है, मैं कल स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में रिवाइज करता ही हूँ, तो आपको
अगेन वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। Yeah. बट आपके मॉक ग्रुप में या फिर आपको पर्सनल लेवल पे करना है, आपको रिवाइज डेली के डेली करना है, ठीक है। असाइनमेंट्स जो टाइम पे दी गई है, टाइम पे असाइनमेंट सबको अपलोड करना है। तो ये सारा चीजें क्लियर है। तो आपको खुद का लेवल, करंट लेवल क्या है, एक्सपेक्टेड पैकेज क्या है, एंड उसका गैप फिल करने के लिए जो भी रोड मैप आपको अच्छा लगता है बिल्ड करके रखिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली अभी आपको प्लान करना है। एंड देन उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, राइट, आपको रिसोर्सेस चाहिए फॉर एनी टॉपिक, आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिसोर्सेस वगैरह दूंगा। इवन जो हमारा ड्राइव क्रिएट होगा वहां पे तो एक्स्ट्रा नोट्स के साथ इवन पाइथन के क्या क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग के क्या क्वेश्चन है, ये सारी चीजें, प्लस कहाँ से आप इन सारे टॉपिक को रेफर कर सकते हैं, ये सारे रिसोर्सेस मैं शेयर करने वाला हूँ। बट स्टिल आपको लगता है अभी मुझे चाहिए, यू कैन मैसेज मी, आई विल गिव यू दोज रिसोर्सेस, ठीक है। फॉर एनीथिंग, जो भी आपकी जर्नी है, आपकी हमारी अभी 3-4 मंथ्स की जर्नी है, उसमें आपको 100% देना है आपका, राइट। अगर आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स देते हैं तो आपका पैकेज इजीली डबल होने के चांसेस है, राइट। ऑलमोस्ट सबका एवरेज जो सैलरी है 80% है, राइट। 80% तो मिल ही जाता है, बट उसके आगे भी 200%, 300% भी आप क्या कर सकते हैं, सैलरी हाइक ले सकते हैं। अगर आपका आई हैव सीन स्टूडेंट जिनका 8 LPA था, उनको 24-25 LPA भी मिला है। बट आपको सारी चीजें प्रॉपरली करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसमें प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? यस फैजान। सर ये जो मशीन लर्निंग के टॉपिक्स आपने बताए उसका थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए बस, या हमको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आना चाहिए? मोस्टली थियोरेटिकल आता है, दैट विल बी सफिशिएंट। क्योंकि आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि फ्रॉम लास्ट 2 ईयर मैं जस्ट जेएनआई पे काम कर रहा हूँ, बट उतना याद नहीं है मुझे, रिवाइज करना पड़ेगा। बट थियोरेटिकली आप बोलेंगे चल जाएगा। ओके। या प्रियदर्शनी? सर जो हम लोग ये पाई पीडीएफ जो यूज करते हैं, ये सब लाइसेंस्ड होते हैं क्या सर? नो, कुछ ओपन सोर्स होते हैं, कुछ लाइसेंस होते हैं, ठीक है। जो जैसे पाई पीडीएफ ये ओपन सोर्स है। ओके ओके ओके। तो सर जहाँ पे सर लाइसेंस होगा आप बताते जाएंगे ना हमको? यस। ओके ओके सर। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है सब कुछ। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ऑल द थिंग्स क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट? यस बोलिए नितिन। Sir, I can see the cloud services. 2 cloud services are there, AWS and Azure. GCP is excluded from this list. Yes. So some companies are using GCP, for example, startup. So will you be provide short session on GCP as well? तो क्या होता है, अभी इंडस्ट्री में मोस्टली क्या पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंगली सिलेबस बिल्ड हुआ है। तो जिन कंपनी में जीसीपी यूज हो रहा है, राइट, तो उन कंपनी में अगर आप बोलते हैं कि मुझे AWS आता है, एजूर आता है, तो आपका कभी रिजेक्शन नहीं होगा। सिंपली क्या होता है, जस्ट वहां पे सर्विसेज के नेम चेंज होते हैं। जिसको AWS आता है इजिली वो एजूर भी सीख सकता है, जीसीपी भी सीख सकता है। तो आपको इतना आ जाएगा तो आप इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। बट स्टिल उसके लिए रिसोर्सेस वगैरह अगर आपको चाहिए फॉर जीसीपी ओनली, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। Okay, sure. The reason is in my current company I'm working on GCP. नो मींस अगर ऐसे भी होता है, कैसे अभी जो लास्ट बैचेस के स्टूडेंट है, अगर उनके कांटेक्ट में हम हमेशा रहते हैं, अगर उनको मींस उनको मोर कंपनी जीसीपी पूछ रहे, राइट, एंड जीसीपी की वजह से रिजेक्शन हो रहा है, तो उसे भी हम इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि जीसीपी की वजह से कंपनीज रिजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो हम जीसीपी इंक्लूड करेंगे। मतलब अभी तक तो ऐसा सिनेरियो नहीं है, बट ऐसा होता है तो वी इंक्लूड दैट आल्सो। Sure, yeah. Thanks. यस अभी मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी ML तक का आपने बताया, तो क्या डीप लर्निंग में भी हमें लाइक जैसे एक्टिवेशन फंक्शन और ये सब, ये सारी थ्योरी है, उसका भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ यस, बट हम जस्ट बेसिक तो देखने वाले हैं, एएनएन वगैरह क्या होता है अभी कवर करेंगे हम डीएल का थोड़ा पार्ट। यस थोड़ा बहुत पार्ट करेंगे, बट जो भी एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह होता है आपको डिटेल में जाके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट सारा पार्ट जितना हम कवर करेंगे उतना तो सफिशिएंट होता है, बट जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना बेटर ही है। बट क्लास में जो कवर होगा दैट विल बी सफिशिएंट ओके फॉर ऑल रेंजेस। So, सर आपने जो 1 महीने का टारगेट दिया है, स्क्रॉल अप लिटिल बिट।
हाँ हाँ, जो पाइथन एंड मशीन लर्निंग का, यस मशीन लर्निंग इज वेरी वास्ट। तो सीनियर लेवल के लिए ईपीपीयू से मशीन लर्निंग दे गो बियॉन्ड द लिमिट एक्चुअली। सो 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें टारगेट हो पाएंगी, लाइक वर्किंग प्रोफेशनल प्लस यस प्रोजेक्ट। मतलब आपको ऐसे नहीं है कि ये सारी चीजें डिटेल में आनी चाहिए, राइट? आपको थियोरेटिकल इसका नॉलेज है एंड आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर पाएंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। तो इसके वीडियो क्या है, मे बी आप क्या कर सकते हैं, इवन 2 वीक्स में ये सारी चीजें अगर आप 1 आवर भी देती है तो 2 वीक में 10 to 15 आवर्स हो जाएंगे, इतना सफिशिएंट है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। इवन डेली 1 आवर देते हैं फॉर 2 वीक्स, ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। But sir, actually I tried to referring the online various resources, but वो वीडियो ही खुद 2-2 घंटे के होते हैं, so it's like कैसे I was thinking। ओके ठीक है, मतलब आपको लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक ये पहले फोकस करना है, बेसिक चीजों के ऊपर ये। एंड इवन मैं आपको एक बुक रेफर करूंगा, उसमें जो बेसिक चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी, ठीक है, वो आपका इसमें दूंगा, ठीक है। बट स्टिल हो जाता है, मीन्स मैं आपको रोड मैप वगैरह भी शेयर करता हूँ, जो हमारी एक्स्ट्रा नोट्स की फोल्डर है, मतलब एग्जैक्टली कैसे कर सकते, कौन से फ्लो से करेंगे, इवन कौन से चैप्टर के लिए कौन सा वीडियो वगैरह आप रेफर करना है, वो भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। So my personal challenge that was facing, I started preparing, but some of the due to the length of the things and interest चला जाता है एक लिमिट के बाद, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, and somehow we disconnect। So ऐसे ही होता है, रोड मैप वगैरह बनाते हैं, like I also tried, तो कंटिन्यूशन में नहीं रह पाता है, that challenge I was facing। आपको पाइथन का आता है, ये सब कुछ आता है, या फिर इसमें कुछ करना है? नहीं, आई नो दैट थिंग, बट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए चीजें है ना, तो वो लिंकिंग में नहीं रह पाती, लाइक बीएसए करना है, ये करना है, वो करना है, वही हाँ कैसे करना एग्जैक्टली क्या होता है, पहले आपको इसके लिए थियरी पढ़नी है, राइट? इसका थियोरेटिकल आई डोंट थिंक किसी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? सबको आता है। देन मेन प्रॉब्लम आता है प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट डेली आप जस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। डेली 4 to 5 कर रहे हैं तो जस्ट 10 डेज में आपके कितने हो जाएंगे, अराउंड 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड उतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए खुद से विदाउट चीटिंग, सफिशिएंट है, ठीक है। देन वो क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ, एंड चैट जीपीटी का कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊँ। देन साथ में क्या करना है, जो हमारा डेली हो रहा है, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है डेली का, ये सारी चीजें। देन इवन हाफ एन आवर या फिर वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा आप मशीन लर्निंग के लिए दे सकते हैं। कभी आप ये पार्ट देखेंगे, कभी ये वाला देखेंगे, तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। इवन मैं आपको रिसोर्सेस वगैरह रोड मैप देता हूँ प्रॉपरली, उससे आप और थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे में आप लर्न कर सकते हैं। सो आप रोड मैप के साथ रिलेटेड रिसोर्स भी टैग करके दीजिए। यस, रिसोर्सेस भी देता हूं। थैंक यू सर। या ठीक है, एनीथिंग एल्स? क्लियर है सबको? ऑलराइट, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन पार्ट होने वाला है, एनएलपी का हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, बट स्टिल अभी हम क्या करेंगे, उसका रिवाइज करके जो भी बाकी की मेथड्स है टोकनाइजेशन की जो हमने नहीं देखा था, वो देखना स्टार्ट करते हैं। एंड ऐसे कभी भी नहीं करना है कि क्लास आप मिस कर देंगे, राइट? समटाइम्स क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा थका हुआ तो मैं नोट से पढ़ लूंगा, कल रिवाइज कर लूंगा, ऐसे कभी भी नहीं करना है। अगर एक बार आपका ये पीछे रह गया तो कंसिडर कीजिए वो रहता ही जाता है, राइट? उसको कैचअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने आज का नहीं किया है तो आपको कल का नहीं समझेगा, तो कल का नहीं किया है तो उसके बाद का नहीं समझेगा। तो ये एक, अगर आपका ऐसे बैकलॉग पड़ता चला गया तो वो कैचअप करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कभी नहीं होने देना, इसीलिए डेली की डेली आपको सारी चीजें कवर करती रहनी है। एंड वीकेंड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठिए, एंड जितना भी उस वीक का टास्क है, असाइनमेंट्स है, आपने कुछ रिवाइज नहीं किया था, पाइथन का नहीं किया था, तो वो आपको कंप्लीट करके ही लेना है। तो कुछ भी बैकलॉग लेके आपको आगे नहीं जाना है, ठीक है? ये क्लियर ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आई हैव सीन स्टूडेंट अच्छे से करते हैं स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स, बट बाद में क्या होता है, बिकॉज सम रीजन, घर में शादी आ जाती है, कुछ रिलेटिव कुछ हो जाता है, राइट? एंड देन एक बार वो
प्रोसेस से बाहर हो गए तो प्रोसेस में आना बहुत डिफिकल्ट जाता है उनके लिए। तो ये नहीं होने देना है, राइट। इवन कुछ भी हो, एटलीस्ट डेली क्लास तो अटेंड करना ही है। ओके, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उतना भी अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बट आपको बाकी की चीजें भी करनी है, क्लास का आपने मिस कर दिया वो भी आपको खुद से करना है, तो ये मैनेजेबल नहीं होता है। एंड जितना जल्दी आप एक क्लास के प्रोसेस में रह के कर सकते हैं उतना क्लास एंड होने के बाद आफ्टर 4 मंथ्स वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, राइट। आई हैव सीन स्टूडेंट क्या होता है 4 मंथ्स के बाद बोलते हैं कि मुझे अभी पाइथन का रिवीजन बाकी है, क्योंकि उन्होंने 4 मंथ में नहीं किया है। तो पाइथन का रिवीजन करने के लिए 1 मंथ लेते हैं, तो पाइथन का करते करते उनको जेएनआई याद नहीं रहता, तो जेएनआई का करने के लिए लेते हैं, देन क्लाउड का भूल जाते हैं, तो ये रिवीजन करने में ही उनका 1 ईयर चला जाता है। तो ये कभी भी आपके साथ होने नहीं देना है, ठीक है। तो क्लास एंड होने से पहले बिफोर 4 मंथ्स एटलीस्ट एक ऑफर लेटर तो आपके हाथ में होना ही चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ऐसे कभी भी नहीं सोचना है कि जैसे ही क्लास एंड हो जाएगा सारी चीजें कवर होगी क्लास में, उसके बाद मैं प्रोफाइल बनाऊंगा देन अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा, नो। तो जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट होंगे मैं आपको बोल दूंगा कि अभी से रिज्यूम बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो वहीं से आपको रिज्यूम बनाना स्टार्ट कर देना है। मैं बोलूंगा अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, वहीं से अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बिफोर 4 मंथ्स एटलीस्ट एक ऑफर तो होनी ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्लान रखना है। ऐसे मत सोचिए कि 4 मंथ के बाद मैं अप्लाई करूंगा, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। यस, RNN LSTM कवर होगा, ऑलराइट। तो हमने, यस फैजान। सर रिज्यूम बिल्डिंग सेशन भी होगा क्या अपना? यस होगा, रिज्यूम बिल्डिंग HR सेशन होगा। ऑलराइट, तो हमने सिंपली देखा था AI क्या होता है, हमने पढ़ा है, राइट। AI मीन्स क्या है, एक ऐसे सिस्टम बनाना जो ऐसे टास्क कंप्लीट करे जिन टास्क को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, राइट। AI वो होता है। देन ML क्या होता है, मशीन लर्निंग, वी आर लर्निंग फ्रॉम डेटा। तो मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए डेटा चाहिए, राइट। एंड डेटा की सारी स्टडी डेटा साइंस में हो रही है। बट डेटा के जनरली बहुत सारे टाइप है, बट मोस्टली 2 टाइप हो सकते हैं। एक तो डेटा विजुअल रहेगा, विजुअल मीन्स यस जिन डेटा को हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे इमेजेस, वीडियो, राइट। ये हो गया विजुअल डेटा। तो उसको जो भी प्रोसेस करना होता है इट कम्स अंडर कंप्यूटर विजन या फिर CV। देन जो लैंग्वेज डेटा है, लैंग्वेज डेटा में क्या हो सकता है, टेक्स्ट, राइट, ऑडियो, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, लैंग्वेज डेटा है। एंड लैंग्वेज डेटा को हम प्रोसेस करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या फिर इसे ही NLP कहा जाता है, ठीक है। तो आपको जस्ट अ मिनट, ऑलराइट। तो लैंग्वेज डेटा NLP में हम प्रोसेस कर रहे हैं, एंड हमें मेन फोकस रहने वाला है इस क्लास में जेएनआई एंड एजेंटिक AI। जेएनआई मींस हम कुछ न्यू थिंग्स जनरेट कर रहे हैं, एजेंटिक AI मींस हम ये ऑटोनॉमसिटी वगैरह प्रोवाइड करें, वो सब कुछ देखेंगे। बट जो भी जेएनआई एंड एजेंटिक AI उसका बैकबोन क्या है, या फिर आपने जो भी जेएनआई एजेंटिक AI के एप्लीकेशन देखे हैं, ChatGPT, जेमिनी, कर्सर, ये सारे क्या है, किसके बेस के ऊपर बिल्ड हुए हैं, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब ये प्रोसेस हुए हैं, ये बिल्ड हुए फॉर प्रोसेसिंग लैंग्वेज, राइट। मतलब लैंग्वेज का बेस क्या है, लैंग्वेज को हम प्रोसेस करें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। इसीलिए अगर आपको जेएनआई एजेंटिक AI अंडरस्टैंड करना है तो आपको LLM पता होना चाहिए, LLM एग्जैक्टली क्या है, राइट। एंड अगर आपको LLM समझना है तो पहले NLP का एटलीस्ट बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बिफोर LLM NLP में हम डेटा को प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है। ऑलराइट, इसीलिए हमने क्या किया था, अभी जो हमारे लिए NLP को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, तो NLP का फाउंडेशन हम देख रहे थे, ठीक है। तो NLP मींस क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज। तो हमने समझा नेचुरल लैंग्वेज मींस एग्जैक्टली क्या होता है, क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा था, अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखा है, उसमें लैंग्वेजेस है, एल्विश वगैरह ऐसे कुछ लैंग्वेजेस है।
गेम ऑफ थ्रोन्स में उनकी खुद की लैंग्वेजेस है, वलेरियन वगैरह। देन बाहुबली में भी कुछ लैंग्वेजेस थी, राइट, जो कुछ तो लोग आते हैं उनकी कुछ अपनी खुद की लैंग्वेज है, राइट। तो ये रियल लैंग्वेजेस नहीं है। या फिर पाइथन, तो इन लैंग्वेजेस को हम नेचुरल लैंग्वेज क्यों नहीं कह सकते? व्हाई दे आर नॉट नेचुरल लैंग्वेज? क्या रीजन है? Because they have some set of rules. एग्जैक्टली, क्योंकि ये लैंग्वेजेस नेचुरली इवॉल्व नहीं हुई है, राइट। तो कोई भी लैंग्वेज जब नेचुरली इवॉल्व होती है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल के लिए अगर हम पाइथन लेते हैं, ठीक है, पाइथन में फॉर है, ठीक है, इस फॉर का क्या मीनिंग होता है? लूप करने के लिए यूज होगा। तो इसका अदर देन दिस कोई और मीनिंग है क्या विदाउट लूप, मतलब फॉर का? नो। यहाँ पे जो ये फिक्स है, राइट, प्रिंट का मीनिंग फिक्स है, फिल्टर का मीनिंग फिक्स है, राइट। अगेन जो भी लैम्डा है उसका मीनिंग फिक्स है, कोई भी चीजें चेंज नहीं होती। तो ये क्या है? ऐसे फिक्स रूल है, किसी ने डिजाइन किया है उसको। बट ये जो नेचुरल लैंग्वेज है किसी ने भी उसको डिजाइन नहीं किया, ये क्या है? नेचुरली इवॉल्व हुई है। जैसे लैंग्वेजेस है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेजेस, ये क्या है? नेचुरल लैंग्वेजेस है। उनमें आपको स्ट्रक्चर है, जैसे ग्रामर वगैरह तो होता है, बट स्टिल उनको हम एक रूल में नहीं बांध सकते। इसीलिए ये जो नेचुरल लैंग्वेज होता है उनको प्रोसेस करना डिफिकल्ट जाता है। एंड अगर आप देखेंगे कि हमारा मोस्ट ऑफ द डेटा जो भी है, आप सोशल मीडिया देखेंगे, अगर आप पीडीएफ, वेबसाइट्स, विकिपीडिया, बुक्स, सब कुछ क्या होता है? डेटा नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्मेट में, आपका कम्युनिकेशन, ईमेल्स वगैरह, राइट। सो इसीलिए आपका मोस्ट ऑफ द डेटा नेचुरल लैंग्वेज में है एंड नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए एनएलपी की फील्ड इवॉल्व हुई थी, ठीक है। देन हमने देखा जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करने जाएंगे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने एक सेल वर्ड लिया था, राइट। तो जैसे पाइथन में प्रिंट, लैम्डा, फॉर, व्हाइल, इनका मीनिंग फिक्स है, वैसे नेचुरल लैंग्वेज में है क्या? जैसे इंग्लिश में हमने देखा सेल का क्या मीनिंग हो सकता है? बैटरी हो सकता है, जुपिटर सेल हो सकता है, एक्सेल सेल हो सकता है, प्रिजन सेल हो सकता है, यूनिट ऑफ लाइफ हो सकता है, और कुछ हो सकते हैं, राइट। तो कोई पर्सन जब बोलता है सेल तो उसका मीनिंग फिक्स नहीं होता। तो इसी तरीके से क्या है? चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे नेचुरल लैंग्वेजेस में, ठीक है। अगेन हो सकता है, यहाँ पे हमने लिखा था एक कॉन्टेक्चुअल वर्ड हो गया, जैसे यहाँ पे आई रैन टू स्टोर बिकॉज आई रैन आउट ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे रैन दो जगह पे है, दोनों का मीनिंग सेम है क्या? दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। इवन सिनोनिम्स है, जैसे यहाँ पे हैप्पी, जॉयफुल, कंटेनमेंट, वर्ड डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है, राइट। तो जब आप नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करेंगे या फिर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो नेचुरल लैंग्वेज किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर में, ये हम देख रहे थे इन एनएलपी। तो उससे पहले हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं बेसिक लेवल पे। तो क्या होता है कंप्यूटर में? 0 and 1, राइट। 0 and 1 पे कंप्यूटर वर्क होता है, आपने सुना ही होगा। देन 0 and 1 का यूज करके आप नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाइनरी फॉर्म, राइट। तो हमने बाइनरी देखा था, बाइनरी क्या होता है। एंड देन टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओनली यूजिंग 0 and 1। कैसे कर सकते हैं? एस की वैल्यू, जैसे जब आप कंप्यूटर पे आपके ए प्रेस करते हैं तो एक्चुअली आपके कंप्यूटर की मेमोरी में ए स्टोर हो रहा है क्या? नो, 65। यस, सो उसकी जगह पे क्या होगा? 65, मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65 स्टोर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? टेक्स्ट को स्टोर तो कर सकते हैं बट उसका मीनिंग कैप्चर होगा क्या? जैसे सेल को हमने इस एस्की से लिखा 67, 69, 76, 76, बट इससे मीनिंग कैप्चर हो पा रहा है क्या इसका? नो, राइट। तो एनएलपी में जो भी टेक्निक्स इवॉल्व हुई है, जो भी मेथड बिल्ड हुई है, उन सबके पीछे यही है कि टेक्स्ट को नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। बट जस्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है, नंबर में हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करें जिससे क्या हो, उसका मीनिंग कैप्चर हो सके। समझ में आ रहा है? यस यस। ऑल राइट। एंड यही हमने देखा था कि कैसे प्रोसेस होगी। एंड प्रोसेसिंग की ऑलवेज फर्स्ट स्टेप क्या होती है? टोकनाइजेशन। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये सेंटेंस लिया था, तो एज अ ह्यूमन जब आप इसको रीड करते हैं तो आप कैसे रीड करोगे? एक ही बार में होल सेंटेंस आप प्रोसेस करते हैं क्या? नो, राइट।
पहले आप आई रीड करोगे, देन रैन टू स्टोर बिकॉज, राइट। ऐसे वर्ड बाय वर्ड आप रीड करते हो, राइट। या फिर मैं बोल रहा हूं तो मैं भी वन सेंटेंस में नहीं बोलूंगा, वर्ड बाय वर्ड बोलता हूं, करेक्ट। तो एज ए ह्यूमन हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका लॉन्गर सेंटेंस है या फिर जो भी आपको टेक्स्ट दिया गया है उसको हम स्मॉलर पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, एंड देन उस स्मॉलर पार्ट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको आई का मीनिंग पता है, रैन का पता है, टू का पता है, यहाँ पे सारे वर्ड का मीनिंग पता है, तो ही आप क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस का मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए एज ए ह्यूमन लैंग्वेज प्रोसेस करने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, उसको स्मॉलर पार्ट में Hello. Had sir dropped after the call? He's going to join in a minute. Wait. Yes, it's a drop away. Okay. Hello, am I audible now? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. तो कहां तक मेरा वॉइस था? सर वो पर ले रहे थे। हाँ, ठीक है। तो एज ए ह्यूमन हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को स्प्लिट कर रहे हैं एंड अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। तो सेम वे में जब आपको कंप्यूटर से प्रोसेस करना है तो भी क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास टेक्स्ट डेटा आ रहा है उसको स्मॉलर यूनिट में स्प्लिट करना है। एंड ये जो मेथड है स्मॉलर यूनिट में स्प्लिट करने की, उसे हम बोलते हैं टोकनाइजेशन, ठीक है, ये क्लियर है। एंड ये जो स्मॉलर यूनिट है जिसमें हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो एज ए ह्यूमन हम कौन से स्मॉलर यूनिट में स्प्लिट कर रहे थे, वर्ड। तो उसी तरीके से मशीन जिस भी स्मॉलर यूनिट में स्प्लिट कर रहा है तो उनको हम बोलते हैं टोकन। तो टोकनाइजेशन क्या है एंड टोकन क्या है, ये क्लियर है क्या? यस। ऑलराइट। देन हमने देखा था कुछ बेसिक टर्म, जैसे कॉर्पस। कॉर्पस मींस आपके पास एक एनएलपी का मॉडल ट्रेन करने के लिए जितना भी डेटा दिया गया है, सो ऑल द अवेलेबल टेक्स्ट डेटा को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस। देन उस कॉर्पस में जैसे कंसिडर आपको एक विकिपीडिया आर्टिकल दिया गया, जैसे 10 विकिपीडिया आर्टिकल्स दिए गए, आपको क्या करना है, उन 10 विकिपीडिया आर्टिकल्स के ऊपर मॉडल ट्रेन करना है। तो ऑल द 10 विकिपीडिया आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे आपके लिए, कॉर्पस, राइट। देन उस कॉर्पस में जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, राइट, हो सकता है उसमें आई मल्टीपल टाइम आया हो, तो हम सिर्फ आई को एक यूनिक वर्ड कंसिडर करेंगे। ऐसे जितने भी यूनिक टोकन होते हैं तो उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी मींस क्या है, ऑल यूनिक टोकन इन अ कॉर्पस, ठीक है। तो अगर आपका मॉडल सिर्फ उन 10 विकिपीडिया आर्टिकल के ऊपर ही ट्रेन हुआ है एंड उसको कोई और वर्ड आपने दिया जो उन 10 विकिपीडिया आर्टिकल में प्रेजेंट नहीं है, तो उसका आंसर दे पाएगा या फिर उस वर्ड को अंडरस्टैंड कर पाएगा? नो, राइट। इवन एज अ ह्यूमन हमारी भी एक वोकैबुलरी होती है। तो कंसिडर मैंने आपको ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया जिसका मीनिंग आपको पता नहीं, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? No. तो सेम वे में क्या होता है, समटाइम कुछ ऐसे वर्ड होंगे या फिर ऐसे कुछ टोकन होंगे जो आपके मॉडल के कॉर्पस, मॉडल जिस पे ट्रेन हुआ है उस कॉर्पस में प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब आपकी वोकैबुलरी में नहीं होंगे। तो उन वर्ड को हम बोलते हैं आउट ऑफ वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी में प्रेजेंट नहीं है। सिंपल। तो ये टर्म्स क्लियर है क्या सारी? कॉर्पस क्या है, वोकैबुलरी क्या है, आउट ऑफ वोकैबुलरी क्या है? यस। ऑलराइट। सो देन अगर आपको स्प्लिट करना है तो स्ट्रिंग की ऊपर पाइथन में सिंपली कैसे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं, जो भी आपके डॉट स्प्लिट मेथड करेंगे तो वो स्प्लिट कर देगा ऑन वाइट स्पेसेस, राइट। तो ये जो वाइट स्पेसेस के ऊपर स्प्लिट कर रहा है, तो इट इज वन ऑफ द मेथड, बट जनरली हम ये मेथड यूज नहीं करते।
हम क्या करेंगे, कुछ लाइब्रेरी का यूज करते हैं। एंड हमने एक लाइब्रेरी यूज किया था, दैट वाज NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। तो ये स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, पाइथन लाइब्रेरी बिल्ड फॉर NLP के टास्क को सॉल्व करने के लिए बिल्ड किया गया है। एंड कोई भी लाइब्रेरी पाइथन में इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल करते हैं। एंड देन हमने एक टेक्स्ट लिया था, सो उसको स्प्लिट करने के जो भी डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है टोकनाइजेशन के, वो हम देख रहे थे। सबसे पहले आपने देखा व्हाइट स्पेस टोकनाइजर। सो इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या करता होगा ये, स्प्लिट ऑन व्हाइट स्पेस। स्प्लिट ऑन व्हाइट स्पेसेस। सो यहाँ पे जहां पे भी उसको व्हाइट स्पेस दिखेगा, यहाँ पे तो व्हाइट स्पेसेस के ऊपर टोकन को स्प्लिट करता है, जैसे कि उसने यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस पे स्प्लिट किया है। बट अगेन क्या हो रहा है, जैसे डॉलर इसमें ही आ गया है, तो हम क्या चाहते हैं, नॉट बेस्ड ओनली ऑन व्हाइट स्पेसेस। अगर हम पंक्चुएशन के ऊपर भी स्प्लिट करना चाहते हैं तो उसके लिए है वर्ड पंक्ट टोकनाइजर। तो ये क्या करता है, स्पेसेस के साथ साथ पंक्चुएशन जहां पे भी है उसके ऊपर स्प्लिट करेगा। जैसे हमने वर्ड पंक्ट का यूज किया तो इसने क्या किया, आइस एंड क्रीम को सेपरेट किया। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक पंक्चुएशन था, राइट। अगेन इवन यहाँ पे 2.88, सो 2 को सेपरेट किया, 88 को सेपरेट किया है, क्योंकि दोनों के बीच में पंक्चुएशन था। तो ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड टोकनाइज यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, इसके बैकएंड में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे टोकनाइज करना है। तो ये क्या करता है, जनरली सारी मेथड्स के कंपैरेटिवली बेटर आपको स्प्लिट करके देता है। जैसे उसने यहाँ पे स्प्लिट किया है, राइट। आइसक्रीम को सेम में रखा है, बट डॉलर को 2.88 से अलग किया है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, वर्ड टोकनाइजेशन यूज कर सकते हैं। तो ये क्लियर है, जो भी टोकनाइजेशन की बेसिक मेथड्स है। यस अक्षय। सर जो हम ये मेथड यूज कर रहे थे ना, व्हाइट स्पेस टोकनाइजेशन, सॉरी वर्ड टोकनाइजेशन पंक्चुएशन के ऊपर, तब हमने एक यहाँ पे स्टेप मतलब फॉलो किया था कि जहाँ पे हमने NLTK डॉट डाउनलोड टैब, जो ये पंक टैब हम ये अच्छी से ये पंक टैब जब हम मतलब मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था आज, तो जब मैं ये पंक टैब मैंने जब पुट किया तो वो एक्चुअली एरर दे रहा था। क्या एरर दे रहा था? वो एक्चुअली मतलब गलत वर्ड का ये बता रहा था, स्पेलिंग गलत है या फिर कुछ और। जब मैंने वो जो एरर है और वो जो हमारा कोड है वो ChatGPT पे चेक किया तो उसने बोला कि इसके ऊपर का जो टैब है ना वो निकला, सिर्फ PUNKT डालो तो वो एरर सॉल्व हो गया। ओके, मे बी उन्होंने अभी चेंज किया होगा, बट जो भी आपको जैसे क्या होता है, ये वर्ड टोकनाइज रन करेंगे ना तो आपको वहां पे उस एरर मैसेज में वो दिख जाएगा कि आपको क्या डाउनलोड करना है, तो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मे बी उन्होंने अभी ये टैब निकाल दिया होगा, बट क्या है, यहीं से भी हो सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ये बेसिक टोकनाइजर क्लियर है, ठीक है। यस। देन हमने देखा था सब वर्ड टोकनाइजर, सब वर्ड टोकनाइजेशन। तो ये जो भी मेथड्स है उन मेथड में क्या है, एक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली आ सकता है, दैट वाज आउट ऑफ वोकैबुलरी। आउट ऑफ वोकैबुलरी मींस क्या है, हमने क्या देखा था, न्यू वर्ड्स, राइट। जो ऐसे वर्ड आपके मॉडल ने पहले कभी भी नहीं देखे हैं, उनको आपके मॉडल अगर नया देखता है, पहली बार देखता है, तो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। बट सब वर्ड टोकनाइजेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इवन एलिमिनेट कर देता है कंप्लीटली। कैसे कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था, तो हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, प्लीजेंट, ठीक है, ये 3 वर्ड आपके वोकैबुलरी में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज योर वोकैबुलरी। तो सब वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड को हम सब वर्ड में स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब अगर लार्जर वर्ड है तो उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हैप्पी एंड नेस, दो सब वर्ड यहाँ पे क्रिएट हुए फ्रॉम हैप्पीनेस, राइट। तो सेम वे में अनहैप्पीनेस का क्या हुआ, अनहैप्पीनेस, एंड हमने प्लीजेंट को एज इट इज रखा है। तो ये सब वर्ड कैसे हुए, क्लियर है, ठीक है। देन कंसिडर, अभी आपका मॉडल एक वर्ड देखता है अनप्लीजेंट, तो इस वर्ड को आपके मॉडल ने कहीं देखा है क्या पहले, आपके वोकैबुलरी में जस्ट इतने वर्ड्स है, यस। अनप्लीजेंट को कहीं देखा है इस वर्ड को, नो, प्रेजेंट नहीं आपके वोकैब में। बट जब हम इसको सब वर्ड में स्प्लिट करेंगे, अन एंड प्लीजेंट सेपरेट आउट करेंगे, तो अन को देखा है क्या, वोकैब में प्रेजेंट है, यस, यहाँ पे है, प्लीजेंट है, यस है,
मतलब इवन एक ऐसा वर्ड जो आपके मॉडल ने पहले कभी नहीं देखा हुआ था, स्टिल उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर उसको हम प्रोसेस कर पा रहे हैं क्या अभी विद दिस सब वर्ड टोकनाइजेशन मेथड? यस। तो ये जो मेन इसका एडवांटेज है ये समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कुछ डाउट? But sir, in case of unhappiness, it will not means happy word will not be present in the vocabulary, right? HAPPI. यस, नहीं होगा। अगर हैप्पी यहाँ पे कहीं पे होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं है। वोकैबुलरी में ओनली ये ही होगा, हैप्पी। No sir, happy means HAPPY. It will be present in the vocabulary as an happy HAPPY, but not will be HAPPI. नो, सो आपके कॉर्पस में उसकी जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग रिटेन होती है, वो स्पेलिंग करेक्ट वगैरह नहीं करता। ठीक है? So that's what I'm saying, sir. So it will not able to get understand the meaning of happiness or unhappiness. HAPPY अगर होगा तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है? बट क्या होता है, हम जस्ट 3 वर्ड के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं। जब हम मल्टीपल वर्ड के ऊपर ट्रेन करेंगे तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि वहां पे सारे जो सब वर्ड है एटलीस्ट किसी ना किसी में आ ही जाते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे इलिमिनेट होगा कंप्लीट लेवल पे। ठीक है? बट ये बेसिक आइडिया को समझ में आ रहा है कि कैसे वो इलिमिनेट कर सकता है। Yes. ऑल राइट। तो बाइट पे ये जो सब वर्ड है उसकी मेनली 3 मेथड्स हैं, बाइट पेयर, वर्ड पीस, सेंटेंस पीस। ठीक है? तो ये जस्ट अभी बहुत सारे स्टूडेंट न्यूली ज्वाइन हुए आज, इसलिए इतने डिटेल में देखा। बट डेली क्या होगा, इतने डिटेल में नहीं, हम जस्ट उसका हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि एक आइडिया लेंगे कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा था। ठीक है? अगर आपको उसमें कुछ डाउट है यू कैन आस्क देयर ओनली, बट इतने डिटेल में एवरी डे नहीं होगा क्योंकि उसमें ही आधा लेक्चर हमारा चला जाएगा। राइट? ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद दिस मेथड। पहले बाइट पेयर एनकोडिंग एग्जैक्टली कैसे वर्क होती है वो देखेंगे। तो बाइट पेयर एनकोडिंग जो है, जितने भी आपके रिसेंट मॉडल है, जैसे जीपीटी के मॉडल है, तो जीपीटी के मॉडल्स में बाइट पेयर एनकोडिंग यूज होता है। सो जो भी जीपीटी 1 है, जीपीटी 2 है, इन सब में बाइट पेयर एनकोडिंग यूज हुआ है। ठीक है? मतलब जो रिसेंट मॉडल है, तो जीपीटी के मॉडल क्या यूज करते हैं, बाइट पेयर एनकोडिंग। ठीक है? एज अ टोकनाइजेशन। सो उसमें कुछ स्टेप्स हैं, तो हम जस्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो क्या होता है। सो सबसे पहले आपकी स्टेप 1 है, उसे हम बोलेंगे प्री टोकनाइजेशन, मतलब टोकनाइजेशन से पहले। प्री टोकनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपके पास कॉर्पस है या फिर सेंटेंस दिया गया है उसको हम वर्ड लेवल पे स्प्लिट करते हैं। क्या करेंगे, हमारा मेन मकसद क्या है, ये जो है बाइट पेयर एनकोडिंग सब वर्ड टोकनाइजेशन है। राइट? मतलब सब वर्ड में कन्वर्ट करना है। बट प्री टोकनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है? स्प्लिट टेक्स्ट ऑन वर्ड्स। ठीक है? वर्ड्स में स्प्लिट किया, एंड हम क्या करेंगे, उन वर्ड का कितनी फ्रीक्वेंसी है वो काउंट करेंगे। तो कंसीडर आपका जो यहाँ पे लिखते हैं, आपने प्री टोकनाइज किया। प्री टोकनाइज मतलब जो भी टेक्स्ट दिया गया है उसको वर्ड में कन्वर्ट किया एंड उसकी फ्रीक्वेंसी आपने मैप किया। जैसे बैट, ये वर्ड आपकी वोकैबुलरी में आया है कंसीडर 10 टाइम्स। देन कैट, ये वर्ड आया है आपके कॉर्पस में 5 टाइम्स। देन मैन, ये वर्ड आया है आपकी वोकैबुलरी में अगेन 10 टाइम्स। ठीक है? अगेन बैटमैन, ये वर्ड आया है आपकी वोकैबुलरी में 6 टाइम्स। ओके? डॉग, ये वर्ड आया है आपके वोकैबुलरी में 5 टाइम्स। सो यहाँ पे क्या हुआ ये समझ में आ रहा है? अभी तक हमने क्या किया? This is the count. यस, सिंपली जो भी आपको कॉर्पस दिया गया है, कॉर्पस को हम वर्ड लेवल पे स्प्लिट करेंगे एंड हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी के लिए हमारे कॉर्पस में जस्ट इतने वर्ड है, ये कंसीडर करते हैं। तो क्या बोल रहे, आर यू रेफरिंग टेक्स्ट एज अ सेंटेंस विच विल स्प्लिट एट वर्ड लेवल? यस, सेंटेंस बोल सकते हैं, पैराग्राफ बोल सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है? सेंटेंस भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, उसको हमने वर्ड लेवल पे स्प्लिट किया है। ठीक है? देन फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हम उसको कैरेक्टर लेवल पे स्प्लिट करेंगे।
तो इसको अगर कैरेक्टर लेवल पे स्प्लिट करेंगे तो क्या बन जाएगा? B80 बी सुपर टी, ठीक है, ए टी। सेम वे में इसको भी करते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा? टी ए टी, देन इसका एम ए एन। तो ये कैरेक्टर लेवल फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप एक्चुअली एम ए एन, देन यहाँ पे बैटमैन, यहाँ पे सेम फॉर डॉग, ठीक है। एंड ये जो वोकैबुलरी है, अभी हम क्या करेंगे, एक वोकैब बिल्ड करेंगे। वोकैब, वोकैब मींस क्या होता है? हमने देखा था वोकैबुलरी यूनिक टोकन्स। सो हम क्या करेंगे, ये इसमें जो भी यूनिक टोकन्स है, मतलब यूनिक कैरेक्टर्स है, वो सारे यूनिक इसमें वोकैबुलरी में कंसीडर होगा। तो क्या क्या होगा? बी ए टी, देन सी ए टी ऑलरेडी प्रेजेंट है, यस, देन यम ए है, एन, देन बैट मैन ऑलरेडी है, अभी डी चाहिए, ओ जी। तो ये जो बना है, क्या बना है, समझ में आ रहा है क्या? एंड इसे कहा जाता है बेस वोकैब, क्योंकि ये आपकी बेस वोकैबुलरी है, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको हम बोलेंगे बेस वोकैब। यहां तक क्लियर है क्या क्या हुआ? बेस वोकैब कैसे क्रिएट किया हमने? यस सर। देन अभी आपका एक रूल है, हम क्या करेंगे, ऐसे कौन से दो कैरेक्टर हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, उनको आपको कंबाइन करना है। तो कौन से दो पेयर है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली टुगेदर आ रहे हैं? ए एंड टी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 10 बार आ रहा है, यहाँ पे 5 बार आ रहा है, यहाँ पे 6 बार आ रहा है, मतलब 21 टाइम्स आ रहा है। दूसरा कोई है क्या इससे ज्यादा टाइम्स? आई डोंट थिंक, राइट। ए एन है, बट ए एन ओनली 16 टाइम्स है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली टुगेदर कौन आ रहा है? ए एंड टी। तो जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट है उनको हम मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज कैसे किया आपने? जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली टुगेदर आते हैं उन दोनों को मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी ए टी, देन क्या हो जाएगा ये? सी ए टी, देन ये इसमें कुछ चेंजेस होगा? नो, ये एज इट इज रहेगा। तो वहां यहाँ पे लेते हैं एम ए एन, एंड इसमें क्या होगा? बी ए टी एम ए एन, एंड यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। एंड अगेन हम क्या करेंगे, ये जो वोकैब है एज इट इज रखेंगे, जस्ट उस वोकैब में एक वर्ड, एक न्यू थिंग्स ऐड करेंगे, दैट इज जो मर्ज होने के बाद वो बना है। मर्ज होने के बाद क्या बना है? एटी। तो यहाँ पे ए भी रहेगा, टी भी रहेगा, एंड एटी हमने ऐड कर दिया। तो ये कैसे बना है? ये वोकैब कैसे बना? आफ्टर फर्स्ट मर्ज। इसे हम फिर से रिपीट करेंगे। अभी कौन सा है सबसे ज्यादा टाइम? आई थिंक ए एन है ना? एन बी ए टी कितने टाइम्स आया है? बी ए टी भी 16 टाइम्स है, राइट। बी एंड ए टी, ए एन भी 16 टाइम्स है। तो दोनों में से जो आपको लेना है ले सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ए एन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, बी ए टी रहेगा, ए, इसको भी सी ए टी बनाते हैं, देन अब ये क्या बन जाएगा? एम कॉमा ए एन, देन यहाँ पे बी ए टी कॉमा एन कॉमा ए एन, ठीक है। एंड ये डॉग एज इट इज रहेगा। एंड अगेन क्या होगा, जो मर्ज किया है वोकैबुलरी में ऐड होगा। तो अभी सेकंड मर्ज में क्या ऐड होगा? ए एन,
तो AT के बाद यहाँ पे AN होगा एंड ये हो गया आपका सेकंड मर्ज। तो थर्ड मर्ज के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट होगी। तो ये प्रोसीजर मल्टीपल टाइम रिपीट होती है। तो ये आइडिया आ रही है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। एंड अभी आप नोटिस करेंगे तो स्टार्टिंग में आपकी बेस वोकैबुलरी की साइज कितनी थी, साइज मतलब बेस वोकैबुलरी में कितने टोकन्स थे, 1 2 3 जितने भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मर्ज के बाद क्या हुआ, उसकी साइज 1 से बढ़ गई। सेकंड मर्ज के बाद 2 से बढ़ गई। 2 से बढ़ गई। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं हम जितने मर्ज करेंगे उतनी बार वोकैबुलरी की साइज बढ़ने वाली है, राइट। तो जनरली क्या होता है, एक वोकैबुलरी की साइज फिक्स करके रखते हैं जो भी जिन्होंने भी ट्रेन किया है, राइट। मतलब वो चेक करेंगे कि कौन सी वोकैबुलरी बेटर रिजल्ट दे रही है। तो एग्जांपल के लिए जो जीपीटी का फर्स्ट मॉडल था जीपीटी 1, तो जीपीटी 1 में वोकैब की साइज थी 40,000 से 4 एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, आई थिंक समथिंग 478 कुछ है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, जो बेस वोकैब है आपकी 478 है, ये क्या है बेस वोकैब। तो इसमें मर्जेस कितने होंगे, प्लस 40,000। ये समझ में आ रहा है क्या? सिंपल बाइट पेयर एनकोडिंग में इतना ही है। यस ज्योति। हाँ यस सर, मुझे क्या बोलना था, वो आपने वो मर्ज जो किया है ना, वो मीनिंग के हिसाब से मर्ज फैक्टर लिया है कि लाइक अभी एक एग्जांपल में मैन में और बैटमैन में ए भी एक मर्ज फैक्टर हो सकता है ना? राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर है, मतलब जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली टुगेदर आ रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पे हमने काउंट किया AT कितने टाइम्स आ रहे हैं, यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ पे 6 टाइम्स एंड ऊपर कहीं पे 10 टाइम्स आए थे, आई थिंक यहाँ पे 10 टाइम्स। मतलब टोटल कितने हो गए 21 टाइम्स। सो सबसे ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर है, मीनिंग कुछ कंसिडर नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर जो मोस्ट टुगेदर आ रहे हैं वो मर्ज होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? सर मतलब लास्ट अगर अपन ने थर्ड टाइम मर्ज किया, ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला MA भी कॉमन है और MAN भी कॉमन है ना, तो इसमें फिर ऐसा मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ से चलता ही रहेगा ना फिर आगे? यस यस, ऐसे ही चलता रहेगा। देन आगे मे बी AN मर्ज हो जाएगा, मैन बन जाएगा, या फिर BAT मर्ज हो जाएगा। ओके, ऐसे भी हो सकता है। यस ठीक। जब हम 40 टाइम्स करते हैं ना, तो क्या होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे अभी ये बेस है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आया होगा तो वो क्या हो जाएगा एज अ कंप्लीट वर्ड आता है। बट कोई वर्ड है जैसे टोकनाइजेशन, उतने ज्यादा टाइम्स आया होगा क्या वोकैबुलरी में, जनरल टर्म्स में देखा जाए तो? नो। तो जो वर्ड उतने ज्यादा टाइम्स नहीं आते हैं तो वो क्या होता है, उनको सब वर्ड में स्प्लिट कर देगा, क्योंकि वो उतने अच्छे तरीके से मर्ज नहीं हुए होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान में रखना कभी भी वर्ड एंड सब वर्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो वर्ड लैंग्वेज में फ्रीक्वेंटली आते हैं वो सब वर्ड में भी सेम रहेंगे, एज इट इज रह सकते हैं। बट जो रेयर वर्ड आते हैं वो क्या होंगे, उनके 2 पार्ट्स हो सकते हैं या फिर वो सब वर्ड में स्प्लिट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये OpenAI ने प्रोवाइड किया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट डेटा है वो पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करता है टोकन्स में, ठीक है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे करंट कितने टोकन्स हैं, 0, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं दिया है। तो एक नॉर्मल वर्ड लेते हैं, जैसे यू कैन यूज द टूल बिलो। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉर्मल है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे आप देखेंगे यू का एक टोकन है, कैन का दूसरा टोकन, यूज का एक टोकन, द का एक, टूल का एक, बिलो का एक। तो ये सारे क्या है, नॉर्मल वर्ड्स है, उतने ज्यादा रेयर नहीं है। तो इनका क्या है, वर्ड लेवल पे ही टोकन बना है। बट एक कोई ऐसा वर्ड लीजिए जो उतना कॉमनली यूज नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या है, एनीथिंग। जैसे नेम लेते हैं, मेरा नाम लेता हूं, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा इंग्लिश में यूज नहीं होता होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, उसको कितने टोकन में कन्वर्ट किया, 3। DATT एक टोकन है, ATR एक टोकन है एंड AY एक टोकन है। मतलब क्या होता है, जस्ट इतना कंसिडर कीजिए, जो फ्रीक्वेंट वर्ड है
वो वर्ड एज इट इज रहेंगे, बट जो रैंडम मतलब जो रेयर वर्ड होते हैं उनको ये इस तरीके से स्प्लिट करता है। वाई ये स्प्लिट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके वोकैबुलरी में नहीं होगा। तो हो सकता है DATT उसके वोकैबुलरी में आया होगा, ATR उसके वोकैबुलरी में हो, EY मल्टीपल टाइम्स आया हो। समझ में आ रहा है अभी? तो इवन उसने दत्तात्रेय पहले कभी नहीं देखा था, बट उसको इन 3 सब वर्ड में स्प्लिट करके वो इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। समझ में आ रहा है? यस, बेसिक आइडिया आ रही है ये टोकनाइजेशन एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। और सर तो इस केस में मीनिंग चेंज हो सकता है क्या किसी वर्ड का? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है। जैसे अभी आगे अगर आपने सुना होगा एक स्ट्रॉबेरी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहा था, मतलब अभी नहीं बट फ्यू मंथ्स बैक। तो क्या होता था, अगर आप AI को पूछते हैं कि हाउ मेनी आर इन स्ट्रॉबेरी, तो कितने आर है स्ट्रॉबेरी में? 3 आर है। क्या होता है, ये उसको सब वर्ड में स्प्लिट करता था। ये क्या करता था, स्ट्रॉ एंड बेरी उनके अलग अलग ये होते थे सब वर्ड। एंड जब हम पूछते हैं हाउ मेनी आर इन स्ट्रॉबेरी, तो ओनली बेरी के आर कंसिडर करता था एंड आंसर 2 देता था। तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका मीनिंग लॉस्ट हो जाए, बट ये जो अच्छी तरीके से बिल्ड हुआ है तो बट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मीनिंग प्रिजर्व होता है, बट समटाइम्स इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। बट अभी जो रिसेंट मॉडल रिलीज हुए हैं वो सारे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व होके रिजॉल्व होके आए हैं। तो मोस्ट ऑफ द कितना भी रियल वर्ड वगैरह, इवन आप आपकी मराठी लैंग्वेज में बोलेंगे, हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे, तो भी आपको लैंग्वेज में उतना बेटर नहीं बट समहाउ आंसर दे पाता, राइट? क्योंकि वो उन टोकन को पहचानता है, उस डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। तो क्लियर है? सिंपली इसके स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स क्या है बीपी में? स्टेप्स इन BPE, बाइट पेयर एनकोडिंग। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, स्टेप 1 प्री टोकनाइजेशन। प्री टोकनाइजेशन में क्या हुआ है? Based on the wording, it's tokenized. देन स्टेप 2 में बेस ओकैप क्रिएट किया था हमने। क्रिएट बेस ओकैप कैसे क्रिएट हुआ है? विथ ऑल यूनिक कैरेक्टर्स। यस, सारे यूनिक कैरेक्टर्स निकाले थे आपके वोकैबुलरी में, जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं सबके सब यूज करके बेस ओकैप बिल्ड हुआ। देन स्टेप 3 फ्रीक्वेंट। यस, मर्ज करना है। एंड मर्ज कैसे कर रहे हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है उनको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। एंड कहां पे ऐड करना है? ऐड देम टू जो हमारे थी उसमें ऐड करेंगे। एंड स्टेप को आपको रिपीट करना है। स्टेप 4 क्या रहेगा? जो आपकी स्टेप 3 है, रिपीट स्टेप 3। कब तक रिपीट करना है? अनटिल डिजायर्ड ओकैप साइज इज रीच्ड, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हमने ओकैप साइज 40,000 रखा है तो उसको उतनी टाइम मर्ज करना होगा जब तक ये 40,000 नहीं बन जाता। तो ये समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से क्या होता है, बाइट पेयर एनकोडिंग का जो टोकनाइजर है वो ट्रेन हुआ है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? ऑल क्लियर? सर वो मतलब साइज हम डिसाइड करते हैं और बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू होती रहती है? नो, ये जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं तो आप एक ट्रेन में से आपको डिसाइड करना होता है। बट जनरली आप कभी भी अभी के आज के सिनेरियो में आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपको एक बाइट पेयर एनकोडिंग का टोकनाइजर ट्रेन करना है। ये ऑलरेडी आप अगर आप ओपनएआई का मॉडल यूज करें तो ओपनएआई के मॉडल कौन से, जीपीटी वगैरह, तो उन्होंने क्या किया है, ये ट्रेन करके रखा हुआ है। वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करके देखते हैं कि 40,000 रखेंगे तो उनको एक्यूरेसी कैसे मिल रही है, मतलब लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है। देन 10,000 करके देखेंगे अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने फाइन ट्यून किया हुआ होता है। ठीक है, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इस अगर ये साइज रखते तो क्या है, उनको बेस्ट रिजल्ट मिल रहे थे।
तो ये एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर होता है, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, जो ऑलरेडी किसी ने ये बिल्ड करके रखा हुआ है टोकनाइजर, सिंपली हमें उसका यूज करना है। बट जब हम यूज करेंगे एंड वो आपको टोकनाइज करके दे रहा है, तो उसके पीछे क्या हो रहा है ये हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, इसलिए हमने ये देखा। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है ये सबको? ठीक है, अगेन जो दूसरी दो मेथड्स है, वर्ड पीस एंड सेंटेंस पीस, इन दोनों में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये हम क्या करेंगे टुमारो देखेंगे। एंड टुमारो क्या होगा, जो प्री प्रोसेसिंग की मेथड है, टोकनाइजेशन तो हो गया, देन कुछ मेथड होती है जैसे लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग, इस मेथड से क्या करते हैं हम एक नॉर्मलाइज करते हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह क्या है वो सब कुछ हम टुमारो देखेंगे। तो इतना जो भी कुछ है वो क्लियर है सब कुछ। अभी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इतना डिटेल में हम रिवाइज नहीं करेंगे, जस्ट जो हमने कल पढ़ा था, मतलब आज जो पढ़ा है उसका एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर मेन पार्ट। यस उज्ज्वला? So how do we check like each word how many times occurs? For example, we have any website data or PDF data and we want to check like is it occur for 10 times. Then let's say bat is occur 12 times. Then how do we check? पाइथन का सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं यूजिंग डिक्शनरी। मतलब जैसे क्या करेंगे, वो जो भी वर्ड आ रहा है उसको कंसिडर आपको सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, उसको हम स्प्लिट करेंगे एंड देन वो वर्ड ऐड करते हैं एंड अगर वो फिर से मिलेगा तो उसका जो पॉइंटर है डिक्शनरी में जो हमने लिखा था वो एनकाउंटर करेंगे। जस्ट ChatGPT से पूछेंगे गिव मी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन प्रोग्राम, तो वो देगा। यूजिंग डिक्शनरी बोलेंगे तो वो आपको देता है। ठीक है, इसके लिए कुछ लाइब्रेरी भी हो सकती है। सॉरी मे बी अभी जो इन्होंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला इसके लिए कुछ लाइब्रेरी हो सकती है या फिर खुद का कोड बिल्ड करना पड़ता है उसके लिए? पाइथन से वो हो जाता है, मिस लाइब्रेरी वगैरह यूज करके। वो जैसे कलेक्शन लाइब्रेरी है, आई थिंक काउंटर से सर हो जाता है। यस यस यस, काउंटर से कलेक्शन लाइब्रेरी है उससे हो जाता है। बट इंटरव्यू में आपको डिक्शनरी का यूज करके वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिक्शनरी का यूज करें वहां पे। ओके कि जस्ट एक बार गूगल कर लेना हाउ टू, मींस वो डिक्शनरी का यूज करके कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली वो हैश मैप की कंसेप्ट है, DSA में होता है वो, बट ठीक है आपको समझ में आ जाएगा अगर जस्ट आप पाइथन कोड देखेंगे तो। Yeah, sir, I got it. Like we can use the collections and import counter. Using that we can calculate. Yes. But they asking like you have to use the frequency and for loop. Like वो declare one. कनेक्शन से करते हैं आप, बट वो इनबिल्ट थिंग्स है, राइट? तो उसके लिए जस्ट ChatGPT डाले यूजिंग डिक्शनरी, ठीक है? तो डिक्शनरी का यूज करके कैसे कर सकते हैं आपको वो कोड देगा एंड वो उनको वो एक्सपेक्टेड होता है जो डिक्शनरी वाला है। ठीक है, एक बार देख लेना। यस पूजा? सर मुझे सेम क्वेश्चन था, मतलब ये जो हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं वर्ड की, ये एक डॉक्यूमेंट की ही करते हैं हम कि मल्टीपल, मतलब जितने डॉक्यूमेंट है सब में काउंट होती है? कॉर्पस जितना भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, सारे डॉक्यूमेंट की कॉर्पस के, मतलब अगर आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं 10,000 बुक डेटा के ऊपर, सो ऑल 10,000 बुक्स में क्या फ्रीक्वेंसी वो रहेगी। यस अभिषेक? Sir, my question is like that. Suppose we are working in some product-based organization, and there are a lot of machineries data like predictive maintenance, predictive analysis, like that. So, in that, a model, and how can we use the GenAI for the implementation? तो अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो सेंसिटिव डेटा के लिए ऑलवेज आपको ओपन सोर्स सॉल्यूशंस यूज करने हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स मॉडल, ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल, ओपन सोर्स वेक्टर स्टोर, तो ये सारे ओपन सोर्स का हम यूज करके जेएनआई यूज करते हैं, ओपन सोर्स मॉडल का यूज करते हैं। सर कुछ ऐसे मॉडल भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ओपन एआई के भी, जिन्होंने वहां पे लिखा होता है कि हम लोग कोई भी आपका डेटा हमारे मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करते। यस, मतलब उनके साथ आपको कांटेक्ट करना होता है। यस, हमारे यूज केस में हमने ऐसे किया था। हाँ, वो गूगल, मतलब वो आपको डायरेक्टली ओपन एआई ने एजूर के साथ वो कांटेक्ट करना होगा। एजूर से आप ओपन एआई के मॉडल यूज कर सकते हैं विद कांटेक्ट। अगेन उसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं, जैसे कुछ कंप्लायंसेस वगैरह होते हैं, वो फुलफिल नहीं होते इवन विद द कॉन्ट्रैक्ट्स। सो वो हम देखेंगे आगे क्या होता है, उसका सिक्योरिटी, डेटा सेंसिटिविटी कैसा मैनेज करना है। ठीक है,
सर एक क्वेश्चन था, अगर ओपन सोर्स मॉडल यूज करेंगे तो डेटा सिक्योरिटी रहती है क्या? यस यस, क्योंकि वो मॉडल आपके लोकल में, आपका जो जहाँ पे लैपटॉप है, आपका सर्वर है, उसके बाहर डेटा नहीं जाता है आपका, इसलिए ओपन सोर्स प्रीफर किया जाता है जहाँ पे डेटा सेंसिटिविटी आपको चाहिए। हम सर खुद का मॉडल बना सकते हैं? बना सकते हैं, बट वो बहुत ही कॉस्टली होता है, उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लग जाएंगे। तो जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज बिल्ड नहीं करती, ओनली जो एमएनसीज है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई, वही बिल्ड करते हैं। हम सिर्फ उनका बनाया हुआ मॉडल यूज करेंगे। कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे करते हैं। जो ओपन एआई ने मॉडल बिल्ड किया या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने किया, एग्जैक्टली कौन सी स्टेप फॉलो करके किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा, या फिर आप नहीं करते मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। यस रश्मि। Sir, when knowledge base is to be get updated, not in hours basis, तो कैसे मतलब अपडेट कैसे होगा रियल टाइम में प्रैक्टिकली? तो वहां पे आप सिंपली दो एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, एक फॉर वन एंड पॉइंट फॉर इंडेक्सिंग। जैसे फंक्शन कंसिडर कीजिए, ठीक है, आपने एक फंक्शन लिखा डेव, उस फंक्शन का क्या रोल है, जो भी आप उसमें उसको डेटा दे रहे हैं, डेटा को चंक करेगा, एम्बेडिंग करेगा, वेक्टर स्टोर में स्टोर करेगा, ठीक है। एंड दूसरा होगा क्वेरी। क्वेरी में क्या होता है, आप जो भी क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव कर रहा है, आपको आंसर दे रहा है। तो आपको जैसे जब क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेरी वाला जो फंक्शन है वो कॉल करना है, जहां जब आपको डेटा ऐड करना है वो दूसरा फंक्शन आपको कॉल करना है। सिंपली इतना होता है। ओके ओके सर, गॉट इट। सर In this case, we can also use the scheduler as well, ना, with the same frequency. अगर 2 दिन अपडेट होता है तो शेड्यूलर कर सकते हैं। उसमें आगे होगा कैसे, वही स्टेप जो आपका फंक्शन वगैरह है, वही शेड्यूलर में आपको रन करना पड़ेगा, राइट। मतलब इंडेक्सिंग वाली स्टेप, मतलब वहां पे भी चंकिंग वगैरह होनी चाहिए, राइट। तो एक्चुअली वो ऐसे ही नहीं है कि वो सेम टाइम पे डेटा आ रहा है, मतलब वो कभी आ सकता है, कभी नहीं आएगा। तो जैसे ही डेटा आएगा आपको वो अपडेट करना होगा। Sir, but like Dhananjay, it's also saying correct. For example, let's say Power BI. So there we have like scheduler, and we can scheduler, and उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली रिफ्रेश हुआ है, बट इन ट्रैक समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से अपडेट हो रहा है और वो रिफ्रेश कब होगा। यस देखेंगे हम वो, ठीक है। जस्ट वो फंक्शन रन करना होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, सारी चीजें बैकएंड में हैंडल हो रही है, बट अभी आपको हैंडल करना है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जा रहा होगा। नो प्रॉब्लम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बोला कि हम लोग पहले 10 लाख का डेटा है समझो, तो पहले हम लोगों ने चंकिंग बनाई, उसको वेक्टर डेटा में स्टोर किया, तो बाद में अगर हर 2 घंटे में अगर 10-10 हजार का डेटा आता है तो एवरी टाइम वो प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे। लेकिन ये जो डेटाबेस बनाया है उसमें पहले 10 लाख का डेटा है, तो वो ऐसा ही रहेगा या फिर वो हमेशा वो भी ऐड करेंगे डेटाबेस में? नो, ये मतलब क्या होता है, अगर आपको डेटा प्रीवियस भी चाहिए, न्यू भी चाहिए, तो नया डेटा उसी में ऐड करके जाएंगे, मतलब वो प्रीवियस एज इट इज रहेगा। ओके, मतलब वो हमेशा न्यू जो नया आएगा वही अपेंड करेंगे उसमें, अपेंड करेंगे, राइट। ओके ओके। बट सम टाइम क्या होता है, प्रीवियस डेटा आपको रिमूव करना होता है न्यू डेटा ऐड करने के लिए, वो भी यूज केसेस हो सकते हैं। जैसे पॉलिसी कंसिडर कीजिए, न्यू पॉलिसी आ रही है तो प्रीवियस पॉलिसी आपको रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो उस केसेस में पहले प्रीवियस डेटा डिलीट करेंगे, देन नया डेटा ऐड करते हैं। ओके सर। या यस आशीष। सर ओपन सोर्स मॉडल्स अपने कंपनी में यूज कर सकते हैं क्या? यस 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 कर सकते हैं। मतलब विदाउट परमिशन, या मतलब परमिशन किसकी? मैनेजमेंट का परमिशन लेना पड़ता है या? लेना पड़ेगा, यस। हर किसी के लिए, इवन ओपन सोर्स वगैरह भी, मतलब आपको कमर्शियल भी करना है तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या ये यूज करना फिजिबल रहेगा, राइट। कॉस्टिंग वगैरह के लिए आपको उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन टेक डिसीजन, बट हम उनको शो कर सकते हैं, दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स फॉर ओपन सोर्स, दीज आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर कमर्शियल, बट यूज कर सकते हैं, होता है यूज। ठीक है सर। जैसे भी स्केड्यूलर का टॉपिक निकला था, तो हम एयर भी यूज कर सकते हैं, डैग वगैरह क्रिएट करके। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में अभी रिसेंटली मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स रहे, उसका एक काउंट निकला है, और उसी का एक
जो इंडेक्स में पहले से उस रिलेटेड डेटा उसको डिलीट करके फिर उसको वापस से प्रीप्रोसेस करके इंडेक्स में डंप करता है। वो डैग से भी क्रिएट हो सकता है शेड्यूलर, मतलब 1 डे 2 डे। यहाँ पे मेन इशू क्या होता है, कंसिडर आपने शेड्यूलर लगा के रखा है, जस्ट म्यूट करेंगे, ठीक है। शेड्यूलर आपने किया है फॉर एवरी 3 आवर्स, ठीक है, बट आपको एवरी 3 आवर्स पे ही रन करना है, ऐसे नहीं, आपको जैसे न्यू डेटा आएगा तो रन करना है। मतलब यहाँ पे आपको इवेंट के ऊपर डिपेंड है, अगर डेटा आया है तो अपेंड करना है, नहीं आया है तो नहीं करना है, राइट। शेड्यूलर में क्या होगा, फिक्स टाइम इंटरवल में वो डेटा रिफ्रेश करता रहता है या फिर उसको रन करता रहेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे इवेंट देखना होगा कि क्या न्यू डेटा अवेलेबल है। अगर न्यू डेटा अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। तो सम टाइम क्या हो सकता है, न्यू डेटा आफ्टर 1 आवर के टाइम पीरियड में, टाइम स्लॉट में आएगा, कभी 1 डे में आएगा। तो अगर जब हम शेड्यूलर लगाते हैं तो क्या होगा, फिक्स टाइम लगाते हैं हम, राइट, ओनली 2 आवर्स में होगा या फिर ओनली 1 आवर में होगा। तो ये फिक्स है क्या, जैसे ही डेटा आएगा ऑलवेज होना। इसीलिए यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या है, जैसे ही आपको डेटा मिलेगा तो वहां पे ट्रिगर होगा वो सारी वैल्यू इंस्टेड ऑफ शेड्यूलर। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? यस यस। शेड्यूलर क्या है, एक फिक्स्ड, हम बोल सकते हैं कि फिक्स स्टेप है, आफ्टर एवरी 2 आवर्स वो होगा। बट ऐसे नहीं कि डेटा आपको एवरी 2 आवर्स में ही मिलेगा, कभी 1 आवर के बाद मिल सकता है, कभी 10 आवर के बाद मिल सकता है। बट शेड्यूलर एवरी 2 आवर्स में रन होगा। बट हमें क्या करना है, जैसे 1 आवर में आएगा तो ही रन करना है, 10 आवर के बाद आएगा तो 10 आवर के बाद रन करना है। तो शेड्यूलर भी कर सकते हैं, बट वो अप्रोच मोर फिजिबल रहेगा इवेंट बेस्ड रनिंग में, जिसमें क्या है, जैसे ही न्यू डेटा आएगा हमें उसमें ऐड करना है। ऑल राइट, ठीक है, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट। थैंक यू।